अस्सलाम वालेकुम सर. Sir, you are live now. जी वालेकुम सलाम. आवाज़ आ रही है जी मेरी क्लियर? जी सर, आवाज़ आ रही है. हेलो. जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है. सो शुड आई स्टार्ट? Yes sir, you can start. ओके. ओके जी, आई होप द स्टूडेंट्स मेरी अब आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सेशन. ये स्क्रीन भी आपको आप नज़र आ रही होगी. तो दिस इज़ द फॉर्मेट जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ सब स्टूडेंट्स के साथ. एंड I hope you have a complete understanding. If not complete, to some extent you have an understanding of कि ये पूरा जो MPT है और उसके बाद ये जो हमारा इंग्लिश का टेस्ट है ये कैसे होगा. So there are three components जो आज मैं आपको इसका पूरा ओवरव्यू दूंगा आज के सेशन के अंदर with all the samples and examples. मैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा. And most probably कि मैं इस पे से दो components को आज कवर करूंगा. वन इज वोकैबुलरी और द सेकंड वन इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. राइट. सो 50 मार्क्स का, जैसे कि आपको पता है, बिकॉज अबाउट एमपीटी यू हैव बीन ऑलरेडी बीन ब्रीफ अबाउट दिस. एमपीटी कैसे होता है, उस पर कितने क्वेश्चंस आते हैं. सो आई डोंट नीड टू गो इनटू दैट डिटेल्स. मुझे उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. आई वुड डायरेक्टली फोकस ऑन माय टॉपिक ताकि हम बहुत ही कैलकुलेटेड किस्म की जो है ना वो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकें. सो तीन कंपोनेंट्स के ऊपर आपको चेक किया जाएगा. एंड दीज थ्री कंपोनेंट्स आर ऑलरेडी देयर. आपको पता है आपके सब्जेक्टिव पेपर वोकैबुलरी, ग्रामर एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. जिसमें से इफ यू कैन सी द स्क्रीन, जो वोकैबुलरी का पोर्शन है उस पर जो आपकी वोकैबुलरी है तीन एरियाज के अंदर, the synonyms, antonyms and analogies of words. 50 marks जो है they've been allocated for this test of vocabulary. अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात याद रखनी है आप लोगों को कि in the vocabulary most of the students focus more on cramming words. ज़्यादा से ज़्यादा words cram करते हैं without having the lexical understanding. यानी वो word जो है वो कैसे यूज़ होगा, किस कॉन्टेक्स्ट पे यूज़ होता है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग. Students focus more on memorizing the words just by looking at the meaning of those words. And when they are given a question in the exam, वो synonyms या antonyms या analogies sometimes, despite the fact they know that, वो गलत करके आ जाते हैं. The reason is कि वो इसके qualitative factor के ऊपर focus नहीं करते. The qualitative factor is एग्जामिनर जब आपको एक क्वेश्चन देता है वोकैबुलरी का, तो वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इज नॉट गिवन कि जी ये वर्ड है और उसका जो आपके सिनोनिम बता देना है. राइट. तो आगे चल के मैं बताता हूँ कि वो किस तरह से ऑप्शन दिया होता है कि जिससे वो उसको पता चलता है कि यू हैव द लेक्सिकल अंडरस्टैंडिंग. आपने खाली वर्ड्स सेंसलेसली मेमोराइज नहीं किए हुए, बाकायदा सेंसिबली यू हैव मेमोराइज्ड ऑल दोस वर्ड्स. एक वोकैबुलरी का जो पोर्शन है वो 15 मार्क्स का ही हो गया. ग्रामर का एक पोर्शन है जिसमें आपकी जितनी भी ग्रामर है, टेंसेस, नरेशन, वॉइसेस, प्रीपोजिशन, ठीक है, सेंटेंस करेक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्लॉजेस, राइट, ये दिए जाएंगे आप. एंड दे वुड स्कैन कंप्लीटली वेयर डू यू स्टैंड एट द मोमेंट. अच्छा, जो अब आप में से जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी CSS की क्लासेस ले रहे हैं उनको भी एक चीज़ समझ आ जाएगी कि उनके लिए दैट वुड नॉट बी डिफ़िकल्ट. और ये टेस्ट इन दैट सेंस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट कि जैसे लोग एज्यूम कर लेते हैं. ऑब्वियसली जिन्होंने बिल्कुल भी किसी किस्म की तैयारी नहीं की है उनके लिए MPT इज़ अ चैलेंजिंग टास्क. उनको इसका अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं है. लेकिन जो ऑलरेडी दोज हु हैव बीन टेकिंग द क्लासेस, उनको ये बड़ी अच्छी तरह से आइडिया है कि ग्रामर का पोर्शन कैसे है, या वोकैबुलरी जो है उसके अंदर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कैसे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. लेकिन within a month, I think, with a smart and strategic way, you can prepare for this MPT, because
इफ यू अंडरस्टैंड सम बेसिक थिंग्स तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये टेस्ट आपके लिए मुश्किल होगा, जो भी आपको इस पूरे सेक्शन के अंदर एक्सप्लेन करेंगे 2 सेक्शंस के अंदर। ठीक है जी। तीसरा पोर्शन होगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का, जिसके अंदर आपको एक शॉर्ट, अभी ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, अभी शॉर्ट पैराग्राफ दे के दे वुड गिव यू 5 क्वेश्चंस और दोस 5 क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड। ऑफ कोर्स ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो देना है, जिससे उसका आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स का उसको एक कॉम्प्रीहेंसिव किस्म का आइडिया हो, ताकि यू नो हाउ टू रीड विद इन द स्पेसिफिक टाइम, जो बड़ा शॉर्ट सा टाइम होता है, स्पेसिफिक द टाइम, and then you have the ability to analyze the question, right? You can do the logical reasoning while reading the question, and then immediately can spot the right answer out of many options. Okay, so in 3 areas के अंदर your assessment is going to be done, right? अच्छा, मेरा ख्याल है मुझे तो फिर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा ये, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चैट बॉक्स में मुझे जवाब आ रहा होगा, मुझे सुन रहे होंगे। Anyways, let me proceed. Okay. अब अगर आप CSS के पेपर को डेफिनेटली, आई एज्यूम के ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव बीन टेकिंग द क्लासेस दे आर अटेंडिंग दिस सेशन, ठीक है? दिस इज व्हाट आई एज्यूम। आई डोंट एज्यूम दैट अदर स्टूडेंट्स हु हैव नेवर टेकन एनी क्लासेस और दे हैव नो आइडिया ऑफ द CSS एग्जाम्स वो अटेंड कर रहे हैं। दिस इज व्हाट आई एज्यूम। तो आपको ये आइडिया कि देखो 50% जो प्रेसिडेंट कॉम्पोजिशन का जो पेपर है ना, वो सब्जेक्टिव पेपर, राइट? और 50% ऑलरेडी आपको पता है एक किस्म का ऑब्जेक्टिव है, यानी आपकी जो ग्रामर का पोर्शन उस पेपर के अंदर होता है, वोकैबुलरी का पोर्शन होता है, दैट इज 50%। ऑलरेडी आपको पता है एंटोनिम्स दिए जाते हैं, सिनोनिम्स दिए जाते हैं, 20 मार्क्स का वो पेपर होता है, वो क्वेश्चंस होते हैं, MCQs अटेम्प्ट करने होते हैं, एंड देन देयर इज एन एनालॉजी, देन पेयर ऑफ वर्ड्स एंड देन इडियम्स, ठीक है? तो ये सारा मिला के इसी तरह प्रपोजिशंस होती हैं, सेंटेंस करेक्शन होता है, नरेशन जो कि इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग इज गिवन देयर। तो ये ऑलरेडी एक 50% पोर्शन, जब आप एक सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करते हैं तो ऑलरेडी आप इसको तैयार करते हैं। सो देयर इज नो नीड टू बी स्केयर्ड ऑफ कि पता नहीं ये कौन सी मुश्किल चीज आ जाएगी। इफ यू हैव गॉन थ्रू एंड प्रिपेयर्ड इनफ फॉर दैट पेपर, तो ये पेपर जो है सिर्फ इसमें कॉन्शियसली एंड फोकस ऑफ अटेंशन इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज इट इज टाइम सेंसिटिव गेम, टाइम सेंसिटिव गेम, यानी हर क्वेश्चन का मार्क 1 है, तो 1 मिनट के अंदर ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, एंड विद इन 60 सेकंड्स यू हैव टू डिसाइड आउट ऑफ द ऑप्शंस दैट आर गिवन, दैट मे ब्लर योर जजमेंट, समटाइम दैट मे ब्लर योर जजमेंट, बिकॉज जब आप स्ट्रेस पे काम करते हो तो फिर आपको जो राइट आंसर है वो नजर नहीं आ रहा होता, राइट आंसर इज इन फ्रंट ऑफ योर आईज, you know that this is the right answer, but you cannot spot that right answer. टाइम सेंसिटिव केस है, इसलिए पेशेंस के साथ अपने सेंसेस को कंट्रोल रखते हुए सवाल को पूरी तरीके से पढ़ना, इंस्ट्रक्शंस को देखना, एंड देन लुक एट द आंसर, जो कि मैं अक्सर क्लासेस में भी डिस्कस करता रहता हूँ कि भाई आपको दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंस ऑफ माइंड, फोकस ऑफ एंड अलर्टनेस ऑफ माइंड, फोकस ऑफ अटेंशन जितनी ज़्यादा होगी वो स्ट्रांग होगी, वो करेंगे। सो अगर तो इसी एडवाइस के मुताबिक आप अपनी तैयारी करते रहे तो देन दिस पेपर शुड नॉट बी डिफिकल्ट, ठीक है जी। अच्छा, उस प्रेसिडेंट कॉम्पोजिशन के पेपर में 20% सब्जेक्टिव है, जैसे कि आपकी ट्रांसलेशन है, आपकी प्रेसी है, आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, और उसी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पोर्शन जो है ना वो 20% यहाँ पे, यानी आप कह सकते हो कि स्क्रीनिंग जो है वो 70% ऑलरेडी कवर्ड है इन द प्रेसिडेंट कॉम्पोजिशन पेपर। सो नो नीड टू बी स्केयर्ड ऑफ, यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर, कीपिंग थिंग्स इन माइंड। तो इसी हिसाब से मैं आगे चलूंगा। आज मैं सबसे पहले मैं पूरा ओवरव्यू दे दूं इस पेपर का, इसकी एग्जांपल्स दे दूं एक एक पोर्शन की, एक एक कंपोनेंट की, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। अगर मैं लेट्स सपोज अगर आई टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर, अगर मैं ग्रामर की बात करूं सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है कि अभी मैंने जैसे आपको बताया, लेट मी गो बैक, एक चीज आपको दिखाऊं कि सॉरी ये देखें, रीडिंग जो ग्रामर का पोर्शन है दैट इज 30%, यानी 30 मार्क्स तो आपके ग्रामर के अंदर से होंगे। 30 मार्क्स के आपके ये हो गए,
मार्क्स एंड 15 मार्क्स हो गए आपके वोकैबुलरी के अंदर। ठीक है जी। तो ग्रामर का पोर्शन जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, एंड दैट गिव ए कॉम्प्रिहेंसिव आंसर कि स्टूडेंट की जो है वो बेसिक इंग्लिश कैसी है। If you can qualify this, that means you are eligible to bear in the subjective paper. You have got the ability कि आप उस पेपर के ऊपर अगर तैयारी करें तो आप कर सकते हैं। तो मैं that is why I am just going to dissect first the portion of the grammar, उसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। ग्रामर के अंदर ना आप दो बातें याद रखो। Whatever the form of the sentences, अभी let's talk, I don't talk about the sentences किस तरह से आते हैं, ठीक है। बस आपने ग्रामर के अंदर ये याद रखना है कि there are two things that you have to keep in mind. एक जो भी grammatical question grammar से related दिया गया, you have to spot the error. You must have the ability to spot the error. आपने पहले error spot करना है, ठीक है जी। Your judgment obviously matters a lot, but if you have the knowledge of grammar, your grammar understanding of grammar rules is very good. For example, आपकी प्रैक्टिस जो है रीडिंग वो बहुत ज़्यादा है, एंड व्हेन यू रीड एनी सेंटेंस यू कैन इजीली स्पॉट वेयर लाइज द फ्लॉ, कहाँ पर वो नुक्स है, कहाँ पर वो गलती है। एंड द सेकंड इज उसको आपने करेक्ट करना है। सो सेंटेंस के अंदर एरर ढूंढना, उस गलती को समझना, और वो गलती जो है उसको फिर ठीक करना, इम्प्रूविंग द सेंटेंस। दैट इज ऑल अबाउट दिस। जितनी भी ग्रामर हो, यानी अगर टेंसेस होंगे, नरेशन होगा, वॉइसेस होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच का होगा, मॉडल वर्ब्स का होगा, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस का होगा, ठीक है जी। उस सब का आपने अगर एरर स्पॉट कर लिया, मींस यू हैव द नॉलेज ऑफ द रूल्स ऑफ द ग्रामर। आप ग्रामर के रूल्स को जानते हो विद रिगार्ड टू इट्स एप्लीकेशन, नॉट जस्ट बिकॉज कि आपने क्रैमिंग की हुई है। जैसे कि अक्सर लोग स्टूडेंट्स जो है ना, दे आर सो ऑब्सेस्ड विद द ग्रामर रूल्स कि वो ग्रामर के रूल्स तो याद कर लेते हैं, लेकिन दे डू नॉट डेवलप दैट सेंसिबिलिटी कि उनको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का पता हो, कि अगर उनके सामने कोई प्रेजेंट कर दिया जाए एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें फ्लॉ है, तो उस फ्लॉ को स्पॉट कर सके, उसको आइडेंटिफाई कर सके। डू नॉट डू दैट। आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स इसको याद कर लेते हैं। तो ये जो एक पूरा टेस्ट होता है ना, ये किस्म का एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। इट्स मोर ऑफ एन इंटेलिजेंस टेस्ट कि हाउ क्विकली विद इन द टाइम यू सेंस थिंग्स एंड देन यू रिस्पॉन्ड। आप कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करते हो। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आप ये ना समझो खाली के रूल्स पढ़ लेंगे तो हम ग्रामर कर लेंगे, नहीं, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ऑन डेली बेसिस टू कीप डूइंग द प्रैक्टिस। तो फिर मतलब अभी अगर आप मुसलसल 10 दिन के लिए प्रैक्टिस करें ना कंसिस्टेंटली, तो आप देखेंगे 10 दिन के अंदर आपको डिफरेंस नजर आएगा। टाइम मैनेजमेंट भी सही होगी और आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होती जाएगी, राइट। सो ग्रामर के अंदर कम अज कम you must be familiar with the tenses. You must know all the parts of speech and their usage. You must know the narration. You must know the voices, right? सारी चीज़ों के बाद, लेकिन ये चंद एक क्वेश्चन है स्पेसिफिकली ग्रामर के अंदर आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। The subject verb agreement, the modifiers, the parallel construction, pronoun reference tenses, non-essential sentences and prepositions. ये बेसिक चीज़ें जो पता होनी चाहिए, बिकॉज होता ये है कि टेंसेस तो आपको आ गए, मॉडल वर्ब्स भी आपने पढ़ लिए, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी याद कर लिए, बट द सेंटेंस दैट इज प्रेजेंटेड हैविंग द फ्लॉज लाइक दिस, इस किस्म के उसके अंदर जो फ्लॉज हैं वो उनके कुछ डिफरेंट रूल्स हैं, उसको नहीं समझ सकते स्टूडेंट्स अगर उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं। ठीक है, आपको स्पेसिफिकली इस तरह के सेंटेंसेस के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक जो ग्रामर है वो ये पता होना चाहिए। नाउ वन बाय वन मैं इनके साथ चलूंगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, मॉडिफायर क्या है, पैरेलल कंस्ट्रक्शन क्या है, प्रोनाउन रेफरेंस, रिडंडेंसी, इनके साथ साथ एग्जांपल्स के जरिए आपको समझाऊंगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अगर मैं शॉर्टली ये कहूँ तो देखो, हर टेंस का एक अपना रूल है, एंड हर टेंस और मॉडल वर्ब्स के अंदर, एंड दैट सेज कि उस रूल के मुताबिक आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, एंड इन दैट वे देयर आर डिफरेंट रूल्स फॉर द सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। यानी इतना प्लेन सेंटेंस नहीं दे दिया जाएगा आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कि जैसे ही प्लेज क्रिकेट, राइट, या
she watches movie, इस तरह से straight sentence नहीं दे दिया जाएगा. So the sentences would have, you know, in a different form they would be given, जिसमें आपको subject verb agreement के rules पता होना चाहिए. 20 के वो मैं आगे चल के rules सारे बताऊंगा, आपके साथ share करूंगा. Maximum rules, modifiers के भी rules मैं आपके साथ share करूंगा. Modifiers की कैसे understanding है सारी चीज़ों की. लेकिन अगर आपके बेसिक टेंसेस ठीक नहीं है, आपके ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ठीक नहीं है, आपके वॉइसेस के ऊपर आपने काम नहीं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आप नहीं समझते हो, तो फिर ये जो रूल्स हैं ये भी काम नहीं करेंगे. if you know them well, coupled with these rules, so then it is easy for you to understand the question and spot the error and then fix that error. ये मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल, ये ग्रामर के अंदर मैं जो सारी चीजें मैंने भी बता रहा हूँ वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करूंगा. This is a sentence. Most experimental results do not produce large changes in human understanding. ठीक है, एक उससे स्टेटमेंट दी है, सेमीकोलन के बाद लिखा है improvements in theoretical scientific understanding is typical the result of a gradual process of development over time, sometimes across different domains of science. Now, ये जो सेंटेंस मैंने अंडरलाइन किया है, it has a grammatical flaw, and that is regarding the subject verb agreement, right? और उसके लिए उसने ऑप्शंस दे दिए. इस अगर जो मैंने अंडरलाइन सेंटेंसेस को अगर आप गौर से पढ़ें तो वो कहता है कि जी इंप्रूवमेंट्स इन थ्योरेटिकल साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग. सो इंप्रूवमेंट्स इज अ प्लूरल वर्ड. इन थ्योरेटिकल साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग इज लिखा हुआ है टिपिकली द रिजल्ट ऑफ ए ग्रेजुअल प्रोसेस. मैंने ये स्क्रीनिंग टेस्ट ना आसान बना दिया है, मैंने यहाँ पे कोई मुश्किल किस्म के सेंटेंसेस भी लिखे, बिकॉज माय जॉब इज टू एक्सप्लेन यू थिंग्स इन ए सिंपल वे, आपको समझना आसान हो, ना कि यहाँ पर मैं कोई मुश्किल किस्म के सेंटेंसेस ऐसे लिखूँ जिसमें इस वक्त आपको स्पॉट करने के लिए टाइम लग जाए. मैंने खुद ही अंडरलाइन कर दिया, उसका खुद ऑप्शन बताया. सो इम्प्रूवमेंट इन थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, इम्प्रूवमेंट्स इन थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, इम्प्रूवमेंट्स. ठीक है, अगर आप सेंटेंस गौर से रिफ्लेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम पता चलेगा, वरना आप इसका फ्लॉ नहीं पकड़ सकते. इम्प्रूवमेंट्स इज द वर्ड. अब नीचे जो ऑप्शन देखें, जब मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस दिए जाते हैं ना, तो दैट इज योर कि आप एनालिटिकल थिंकिंग का टेस्ट है कि आप किसी चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, उसके दरमियान डिफरेंस को समझ सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज, कंपेयर, कंट्रास्ट, ये समझ सकते हैं, नहीं कर सकते. और से देखें पहले ऑप्शन को, इम्प्रूवमेंट in theoretical scientific understanding is typically the result of, it's the same sentence. Improvements okay, अगर आपने determine कर लिया subject verb agreement के केस में, you have to identify the subject. सबसे पहला काम होता है, स्टेप होता है कि you identify the subject, इस subject कौन सा है. ठीक है जी, और वो singular है या plural है. Once you identify the real doer, the real subject उस sentence के अंदर, क्योंकि सब्जेक्ट के अंदर ही कंफ्यूजन होती है मोस्ट स्टूडेंट्स. जब एक लॉन्ग सेंटेंस दिया जाता है या जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने बताया सेंटेंस नहीं दिया जाता, तो फिर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना इज एन इशू. सो वंस यू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, उसी के लिए वो रूल्स बने जो मैं शेयर करूंगा क्लास के अंदर. इफ यू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, देन यू कैन ऑब्वियसली डिटरमिन कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है रूल्स के मुताबिक, और फिर आपके लिए उसका वर्ब जो है आइडेंटिफाई करना कि वो सिंगुलर के हिसाब से है या प्लूरल के हिसाब से है, वो ठीक है या नहीं, वो आसान होगा. तो यहाँ पर मैंने आपको आइडेंटिफाई करके बता दिया कि ये सब्जेक्ट है इम्प्रूवमेंट्स, राइट. अब इसके मुताबिक आप खुद देखें, आपको नजर आता जाएगा. दूसरा सेंटेंस देखें, इम्प्रूवमेंट्स इन थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग टिपिकली रिजल्ट्स इन. अगेन यहाँ पर टेंस चेंज कर दिया, मगर है वो सिंगुलर फॉर्म में. रिजल्ट्स जो वर्ब लिखा है वो रिजल्ट्स है. थ्योरेटिकल साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग टिपिकली रिजल्ट्स फ्रॉम. ठीक है, और अगर इसको सेंटेंस को लगाएंगे तो ये सिंगुलर भी है, और ऑब्वियसली इसकी पूरी जो मीनिंग है उसका चेंज हो जाएगा. द थर्ड वन, इंप्रूवमेंट्स इन थ्योरेटिकल साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग व्हिच टिपिकली, ये उसको चेंज कर दिया व्हिच टिपिकली, और कॉमा लगा दिया. ये इटसेल्फ इट्स नॉट एज ऑप्शन. ठीक है, improvements in theoretical scientific understandings are typically the result of, that is the option. क्योंकि आखिरी ऑप्शन को देखें, improvements in theoretical scientific understanding has typically resulted from, तो ये स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया है. सी ऑप्शन में और ई ऑप्शन में उसने पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया. whereas this question is about only the subject verb agreement, और चूंकि is not agreeing with improvements which is the plural,
तो आप ये ऑप्शन नहीं लगेगा. एंड द सेकंड ऑप्शन रिजल्ट्स इज आल्सो द चेंज इन टेंस और दूसरा वो सिंगुलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो वो भी यूज नहीं होगा. दिस इज द ओनली ऑप्शन. अगर पूरे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को देखें, इस पर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं आपने करना, सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है, वो फ्लॉ उसको स्पॉट करना और उसको फिक्स करना. अब ऑब्वियसली एग्जाम के अंदर तो आपको ये आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा कि भाई ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन का है, ये प्रोनाउन रेफरेंस एरर का है, व्हाटसोएवर, वो तो आइडेंटिफाई नहीं किया गया. बट इफ यू हैव डेवलप्ड इनफ सेंसिबिलिटी, यानी अगर आपको आपके टेंस के आपके ग्रामेटिकल रूल्स को आपने सही पढ़ा है और आपने रूल्स के ऊपर प्रैक्टिस की है और सेंटेंस को आप कंसंट्रेशन से स्लोली पढ़ते हो, यू कैन इजीली स्पॉट द एरर के क्या इशू क्या है. क्योंकि सबसे जो बड़ा इशू है वो तो है एरर को आइडेंटिफाई करना. आइडेंटिफाई कर दिया तो इसका मतलब है आपको रूल आता है. अगर एरर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, यू वोंट बी एबल टू फिक्स दैट. ठीक है जी. अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए जी. टू बिकम ए फिजिशियन, एप्टीट्यूड एंड हार्ड वर्क आर नीडेड. दिस इज अबाउट द डैंगलिंग मॉडिफायर. ठीक है. अभी remember one thing, I'm not going to teach you the grammar here. Abhi at the moment I'm just showing you all the questions, the samples of the questions that are given over there in the exams, so that you have an understanding कि अगर आपकी grammatical चीजें ठीक हैं, vocabulary या जो उसके ऊपर तैयारी की है, तो आप questions को कैसे करेंगे. This is what I'm going to explain. इसके बाद मेरा लेक्चर शुरू होगा, यानी vocabulary के ऊपर होगा आज और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर, और कल मैं फिर ग्रामर के पोर्शन को कवर करूंगा जितना भी रह जाएगा. तो जो भी मैंने टिपिकल क्वेश्चंस बताए थे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो पहला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन था, दिस इज अबाउट द डैंगलिंग मॉडिफायर. डैंगलिंग मॉडिफायर का मतलब मींस द वर्ड और फ्रेज दैट हैज टू बी मॉडिफाइड इज डैंगलिंग, इज हैंगिंग, इज अलोन, is not making it clear okay, who is doing the action, right? Okay, to become a physician, obviously किसी ने बनना है ना physician. Aptitude and hard work are needed. अब aptitude and hard work are needed for what? To whom? It's not clear. It's making any confusion, right? So your first option है aptitude and hard working are needed to become a physician. Again, it's not clear कि किसको जरूरत है, to whom he needs, उसके पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया उसने. The second option, hard working aptitude are needed to become a physician. Again the same thing, सिर्फ wording change हुई है. To become a physician, the same style. It's an introductory phrase. It's an introductory phrase. To become a physician, ऊपर पे to become a physician. उस स्ट्रक्चर के अंदर one needs to work hard and have aptitude. That now makes it clear कि फिजिशियन बनने के लिए जिसने भी बनना है उसके बारे में बताना जरूरी है. Who is that? Anyone is there, and that should be there. That should be mentioned in the sentence. उसको सेंटेंस में मेंशन करना चाहिए. One needs to work hard and have aptitude. Now this sentence become clear. जब dangling जो मॉडिफायर है, जिस पार्ट ऑफ सेंटेंस को मॉडिफाई करना होता है, जिस फ्रेज को, जिस वर्ड को मॉडिफाई करना है, अगर वो वहां पर नहीं है मौजूद, तो वो सेंटेंस इज हैंगिंग and is causing a confusion, is not giving the clarity about the meaning. तो मीनिंग के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा. सो जब आप इस सेंटेंस को पढ़ते हो और ऊपर वाले सेंटेंस को पढ़ते हो, तो आपको देखो जमीन आसमान का डिफरेंस नजर आएगा. टू बिकम ए फिजिशियन बनने के लिए वन नीड्स टू वर्क हार्ड एंड हैव एप्टीट्यूड. फिर बाकी जितने भी ऑप्शन है नीचे वाला भी देख ले. टू बिकम ए फिजिशियन उसी स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, एप्टीट्यूड एंड हार्ड वर्क हैव बीन नीडेड. अगेन उसकी ग्रामर भी खराब कर दी है. इन ऑर्डर टू बिकम ए फिजिशियन और to become a physician में कोई डिफरेंस नहीं है, सिवाय ये कि in order to can be replaced with to, right? अगर आप लोगों ने प्रेसी का पूरा लेक्चर बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली समझा तो आपको पता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट यूज होता है. in order to is equal to to. so this sentence इस सेंटेंस के अंदर से ये उसने इजाफा किया in order to, और आगे जाके वन जब लिखा तो needs की जगह need लिख दिया, यानी सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट हो गया यहाँ. So the only viable option is option C. To become a physician, one needs to. अब ये देखो, ये जो C ऑप्शन और E ऑप्शन है, apparently अगर आप स्ट्रेस में होंगे, तेजी से पढ़ेंगे, फोकस करके नहीं पढ़ेंगे, तो दोनों ऑप्शन के दरमियान आप में से बहुत से स्टूडेंट जिनकी ग्रामर वीक है, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट? जो फ्लो में पढ़ने के आदी हैं, कॉन्शियसली बोलने के आदी नहीं है, कॉन्शियसली पढ़ने के आदी नहीं है, वो इन दोनों सेंटेंस में से हो सकता है आखिरी ऑप्शन को सिलेक्ट करें.
या जो बहुत ही टिपिकल तरीके से ग्रामर पढ़ते रहे हम लोग कहेंगे नहीं यार इन ऑर्डर टू बिकम ये दैट इज परफेक्ट वन, ये शायद बनती थी, इसको ठीक करना, और दे डोंट बॉदर अबाउट दैट। देखो जब आपने ना इस तरह के सेंटेंसेस करने होंगे ना मल्टीपल चॉइस में, तो आपने एक एक वर्ड को उसमें यूज, एक एक पंक्चुएशन को, आर्टिकल को, कंजंक्शन को, ठीक है, हर चीज को आपने गौर से देखना है। 60 सेकेंड्स मोर देन एनफ कि अगर आप किसी चीज को समझ के करेंगे। तो सबसे पहले टाइम सेंसिटिव का मतलब ये नहीं है कि आप विदाउट पेइंग अटेंशन टू दैट, विदाउट कॉन्शियस रीडिंग आप उसको करने जाए, क्योंकि द एम ऑफ दिस टेस्ट इज टू नॉट सोनली check your English, it is to check in a particular situation, in a particular situation, in a time sensitive case. If you have excellent command on the language and the rules of the grammar, तो it means कि आपको जितना मर्जी कम टाइम मिले, you understand the language and your subconscious mind is programmed कि वो फौरन से स्पॉट कर सकता है, राइट? और अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज वाइज प्रोग्रामिंग नहीं हुई, आपके दिमाग में लैंग्वेज प्रोग्राम्ड ही नहीं है, लैंग्वेज आपने रट्टा लगाया हुआ है, क्रैमिंग की हुई है, तो फिर आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा और उस टाइम के लगने के बावजूद आप ऑप्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो पहली बात तो ये ज़हन में ये रखें कि खाली टेस्ट आपके ऐसे नहीं कर देना, ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना। Though it is a time sensitive case, but it also demands your intensive focus. It demands your intensive focus. आपका फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वर्ड को गौर से पढ़ना चाहिए, केयरफुल जो है वो कंसिडरेशन ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड होनी चाहिए, एंड ईच एंड एवरी ऑप्शन ऑल्सो होनी चाहिए, ये नहीं कि आप तेजी से पढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन इज, ये देखिए जी, जस्ट अ मिनट, अच्छा जी, stocks which have been at historic lows since the start of the year are expected sharply to climb beginning next quarter. पहले सेंटेंस को पढ़े ना, आपको इसके फ्लॉ महसूस होगा, आपको रिदमिक सेंटेंस महसूस नहीं होगा। Stocks which have been at historic lows since the start of the year, okay, are expected sharply, है ना, sharply to climb। अब यहाँ पर are expected is one verb और climbed is a second verb, दो verb हैं, ठीक है जी। और मॉडिफायर की गलती है, आपको सेंस करना है कि यहाँ पर मॉडिफाई, अब मैं बता रहा हूँ आपको, ऑब्वियसली वहां पर तो आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर आर एक्सपेक्टेड शार्पली, क्या कोई चीज एक्सपेक्ट शार्पली की जाती है? तो पहले देखो असूल याद रखो, ट्राई रीड एंड सेंस द सेंटेंस, पहले तो सेंटेंस को सेंस किया करें। एरर स्पॉट बनेगा, यानी फर्स्ट स्टेप इज टू सेंस द सेंटेंस, द सेकंड स्टेप इज टू स्पॉट द एरर, सेंस द फ्रिक्शन। सेंटेंस करेक्शन में क्या करना है? सेंस द सेंटेंस, देन सेकंड इज सेंस द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब वहां पर आपको गड़बड़ कहां लग रही है, डिस्टर्बेंस कहां लग रही है, देन स्पॉट द एरर। ये चीज याद रखनी है आपने। आप अगर नोट्स ले रहे हैं तो लिख लें, यानी व्हेन यू आर एड्रेसिंग दिस portion of the grammar where sentences are given for the correction, your first job is not to fix the error. Please remember this. Your first job is not to fix the error. Your first job is to sense the sentence. Even you cannot spot error if you don't sense the sentence. So first you read and sense the sentence. आपकी सेंस को डिस्टर्बेंस कहीं महसूस होगी, you will feel some friction there, ठीक है? It would not be making sense, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ महसूस होगी। Then try to focus, okay, इस पे ग्रामेटिकल क्या एरर है, क्या एरर है, जिसके ये मैं क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ आपको। Obviously they would be from tenses. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है कि आपको टेंस, वो आपके टेंसेस को स्कैन कर रहा है, मॉडल वर्ब्स और टेंसेस को स्कैन कर रहा है, ठीक है जी। पैरेलल कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि वो आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर को स्कैन कर रहा है कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। मॉडिफायर्स से मुराद है कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो एडजेक्टिव एंड एडवर्ब है एज ए मॉडिफायर यूज होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको है कि नहीं है, इन टर्म्स ऑफ कि वो वर्ड के साथ कैसे यूज होंगे, फ्रेज के साथ कैसे यूज होंगे, क्लॉज के साथ कैसे यूज होंगे, आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, ठीक है। प्रोनाउन रेफरेंस एरर का मतलब ये है कि आपको प्रोनाउन का सही इस्तेमाल आ रहा है। सो इफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल सेंस द फ्रिक्शन, तो इसका मतलब है आधा आपको पता चल गया कि गड़बड़ है, और वो कहते हैं ना इफ द प्रॉब्लम इज अंडरस्टूड हाफ इट इज सॉल्व्ड, क्या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो वो आधी सॉल्व वैसे ही हो जाती है अगर आपको प्रॉब्लम
समझ आ गया? ठीक है, तो प्रॉब्लम समझ आ गया, सेंस कर लिया आपने, फ्रिक्शन है कहाँ पर है, वहां पर जाओ और फिर देखो कि इसको कैसे फिक्स करें। तो अब यहाँ पर द एडवर्ब इज द प्रॉब्लम, दैट शार्प। तो कहाँ पे होना चाहिए, पहले जरा ऑप्शन देख लेते हैं। मतलब यहाँ से देख के आपने फौरन जवाब सोच नहीं लेना। योर जॉब इज टू देन लुक एट द ऑप्शंस, लुक एट द ऑप्शंस, और ऑप्शन को बड़े गौर से तवज्जो से पढ़े। स्टॉक्स आर, ताकि ये देख लेंगे कहीं चेंज तो नहीं है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे स्टॉक्स और यहाँ पे स्टॉक तो नहीं आ गया। हाँ, ये देखना जरूरी है, स्टॉक्स है तो स्टॉक्स ही है। स्टॉक्स आर एक्सपेक्टेड टू क्लाइंब बिगिनिंग नेक्स्ट क्वार्टर विच, अब ये सेंटेंस ही चेंज कर दिया, इसके कंस्ट्रक्शन ही चेंज कर दिया। स्टॉक्स आर एक्सपेक्टेड टू क्लाइंब बिगिनिंग नेक्स्ट, क्लाइंब बिगिनिंग, एक तो स्ट्रक्चर चेंज किया और उसमें से उसने एक्सपेक्ट शार्पली का लफ्ज भी निकाल दिया, बिगिनिंग नेक्स्ट क्वार्टर लिख दिया, और उसके बाद कॉमा लगा के विच हैव बीन एट हिस्टोरिक लो सिंस द स्टार्ट ऑफ द ईयर, है ना। सो दीज टू सेंटेंसेस हैव बीन डिवाइडेड, मेकिंग नो सेंस एट ऑल। The second sentence, stocks, उसी तरह लिखा हुआ है, have been at the historic low. Stocks have been at historic low since the start of the year, which are expected to sharp. The meaning is changed. अब ये देखो, stocks have been at the historic low, right, since the start of the year, which are expected to sharply climb. अब ये which जो है ये किसको represent कर रहा है? It is obviously about year, year के साथ आया, तो ये तो नहीं है। The third option, stocks which have been at historic low since the start of the year, same structure, are sharply expected. यहाँ पर उसने वर्ड एडवर्ब को पहले ले आया, तो एडवर्ब कभी भी वर्ब से पहले नहीं आता, वर्ब के बाद आना था। The third one, the fourth one, stocks which have been at historic low since the start of the year are expected to climb sharply. उन्हीं के बारे में था ना, मेन एक्शन क्लाइंब है ना, तो शार्पली को क्लाइंब के साथ होना चाहिए, जिसके बारे में एक्सपेक्टेशंस है उसके ऊपर जाने की, ठीक है। लेकिन वो जब ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन है तो वो किस तरह ऊपर जाएगा, दैट नेचर ऑफ क्लाइंबिंग इज एडवर्ब यूज्ड एज, नेचर ऑफ क्लाइंब इज द एडवर्ब यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ शार्पली, ठीक है। क्योंकि देखो मेन एक्शन क्या है, स्टॉक्स, और ये जो अंडर इन कॉमर्स की जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, दिस इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन, दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टॉक्स। वो उसने कह दी कि स्टॉक्स व्हिच हैव बीन एट लो, हिस्टोरिक लो सिंस द स्टार्ट ऑफ द ईयर, ये उसने बता दिया। अब उस स्टॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, आर एक्सपेक्टेड, क्या एक्सपेक्टेड है, ऑब्वियसली उसके बाद जो वर्ब आना चाहिए वो है टू क्लाइंब, एक्सपेक्टेड टू क्लाइंब। अब क्लाइंब कैसे होगा, शार्पली बिगिनिंग नेक्स्ट क्वार्टर। So more than the grammar rules, first of all, you must have the ability to sense the sentence. जब आप सेंटेंस को बाइफरकेट करके या वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं, उसको सेंस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके ज़हन में पार्ट्स ऑफ स्पीच या ऑर्डर ऑफ वर्ड आ जाता है कि किस कौन से वर्ड को किस जगह पर होना चाहिए। लेकिन अगर आप सिंपली बाय रूल चलते हैं, जो आपने बस याद तो कर लिए ब्लाइंडली, जैसे मैं अक्सर देखता हूँ क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत अच्छी ग्रामर याद की होती है, क्रैम किया होता है, मेमोराइज किया होता है, बट आई कॉल क्रैमिंग टू बी सेंसलेस मेमोराइजेशन। लेकिन जब उनको प्रैक्टिकल जितने भी सवाल देता हूँ वो सब गलत कर रहे होते हैं, बिकॉज द फर्स्ट मिस्टेक दे डू इज दे नेवर ट्राई टू रीड एंड सेंस द सेंटेंस, दे ट्राई टू फिक्स दैट सेंटेंस। वो सेंस करने की बजाय फिक्स करने की कोशिश करते हैं। अब यू आर गेटिंग द पॉइंट, वो सेंस करने के बजाय, रीड एंड सेंस करने के बजाय फिक्स करने की कोशिश करते हैं, और यहीं से बाहर खाते हैं। पहला जॉब है रीड एंड सेंस, द सेकंड इज सेंस दैट फ्रिक्शन, प्रॉब्लम को महसूस करो, प्रॉब्लम को फिर आइडेंटिफाई करो, थर्ड स्टेप, एंड द फोर्थ इज टू फिक्स दैट एरर। कमिंग टू द नेक्स्ट, misplaced modification. I told John when the seminar was over we should study for the upcoming exam. You know, ये when the seminar was over जो है ना, ये मैंने हाईलाइट कर दिया हुआ यहाँ पर, ये गलत लगा रहा है, राइट। I told John when the seminar was over, ऐसा लग रहा है, कह रहा है कि जब सेमिनार ओवर हुआ तब मैंने उसे बताया we should study for the upcoming exam, ठीक है। अब ये जो when the seminar was over है, ये ऐसा लगता है कभी I told John के साथ है, या ये कह रहा है कि नहीं जब सेमिनार ओवर होगा तब हम पढ़ना चाहिए, कंफ्यूज कर रहा है। when the seminar was over ये किसके साथ होना चाहिए, I told John के साथ है, या when we should study for the upcoming year upcoming exam। So अब ऑप्शन देखिए, when the exam was over I told John we should study for the upcoming exam,
पॉइंट नंबर 1. अभी मैं बाद में बताता हूँ कि इसमें ऑप्शन कौन सा होगा. I told John we should study for the exam when the seminar was over. Meaning is changed. I told John when the seminar was over that we should study, you know, so this with that of a sentence is the same. ऊपर वाला sentence same है. We should study for the upcoming exams. और आखिरी है I told John we should study when the seminar was over for the upcoming exam. ये तो पूरा ऑर्डर चेंज करते. देखो इस पे जो misplaced modifier वो ये है कि when the seminar was over, this is an introductory phrase, right? आप उस पॉइंट की तरफ इशारा कर रहे हैं. I told John we should study for the upcoming exam, right? Okay. When the seminar was over, जब सेमिनार खत्म हुआ, this is the introductory word या phrases वो होते हैं जब आप उनकी तरफ इशारा करके किसी चीज की तरफ, किसी इंसिडेंट की तरफ, किसी इवेंट की तरफ, किसी शख्स की तरफ, किसी सिचुएशन की तरफ आप इशारा करते हो and then you explain or tell whatever you want to. So when the seminar was over should be the introductory phrase, comma, and I told John we should study for the upcoming exam. That is the answer. Okay, that was wrongly placed. When the seminar was over was wrongly placed. इसने पूरे मीनिंग को कंफ्यूज कर दिया था कि वो जॉन के बारे में बात कर रहा है, उस सेमिनार ओवर होने के बाद जॉन को बताया, या वो ये कह रहा है कि सेमिनार ओवर होने के बाद हमें पढ़ाई करनी चाहिए. So the answer is when the seminar was over, comma, I told John we should study for the upcoming exam. The next is computers began as tools of business and research. ठीक है जी. अब ये देखते जाएं, कॉमास आ रहे हैं और कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है. नंबर 1, कंप्यूटर्स बिगेन, अब ये मैं रीड और सेंस करना सिखा रहा हूँ. कंप्यूटर बिगेन एज टूल्स ऑफ बिजनेस एंड रिसर्च. कंप्यूटर के बारे में बात शुरू हुई. पहला एक्शन वर्ब है बिगेन एज टूल ऑफ बिजनेस एंड रिसर्च. डिजाइन्ड टू ऑटोमेट टास्क सच एज मैथ्स एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल. ठीक है जी. सो ये दोनों इंफॉर्मेशन जो हमें दी गई हैं कंप्यूटर के बारे में दी गई है. नंबर 1, एक तो वो बिगेन एज ए टूल ऑफ बिजनेस एंड रिसर्च शुरू है. नंबर 2, वो डिजाइन किस लिए हुए थे? टू ऑटोमेट टास्क सच एज मैथ्स एंड इंफॉर्मेशन. अब कॉमा लगा के जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा बट इसका मतलब है, क्योंकि याद रखना कि कॉमा लगा के जब कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन लगाया जाता है तो इट इज बेसिकली फॉर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. पहली इंडिपेंडेंट क्लॉज है कंप्यूटर बिगेन. इसका मतलब है कॉमा लगा के जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाया तो उसके बाद भी कंप्यूटर की बात होने जा रही है. अगर ये कंप्यूटर की बात होने जा रही है और 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, इफ यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, कंप्यूटर के बारे में बता रहा, बट इट इज टुडे ए टूल ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन. यहां पर आपको रुकना है बिकॉज कंप्यूटर्स इज अ प्लूरल, राइट? तो यहां पे भी प्रोनाउन रेफरेंस एरर है जो इट यूज किया गया है. दैट इज नॉट फॉर कंप्यूटर्स. इट हैज क्रिएटेड ए कंफ्यूजन. ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है कि ये कंप्यूटर्स की बात कर रहा है या किसी बिजनेस या रिसर्च किसी और नाउन की बात कर रहा है, राइट? चूंकि बात हो रही है कंप्यूटर्स बिगेन एज टूल्स, तो ये टूल्स और कंप्यूटर्स, यू नो, कंप्यूटर्स एंड टूल्स, they are reciprocating each other. Computers began as tools of business designed to automate tasks such as maths and information trivial, but it is today a tool of. तो जारी बात है, ये रेफर किसको कर रहा है? जब कंप्यूटर्स की बात हुई है तो कंप्यूटर को रेफर कर रहा है, तो फिर इट तो नहीं होना चाहिए. ठीक है, यहां पर कंप्यूटर इट के लिए आपको दे लगाना पड़ेगा, दे. और अगर दे लगेगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? इज नहीं आ सकता, आर आएगा. बट दे आर टुडे, ठीक है, दे आर टूल्स, बट टुडे दे आर टूल्स, बट टुडे दे आर टूल्स. सो ऑप्शन अगर इस पे देखें तो इट इज टूल, टुडे इज द सेम थिंग. टुडे दिस इज अ टूल, अगेन वही चीज है, जगह रिप्लेस की है प्रोनाउन की, बट इज अगेन नॉट रेफरिंग टू कंप्यूटर्स. टुडे दीज टूल्स, ओके चले हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. टुडे दीज टूल्स अगर ये लगा देते हैं, बट टुडे दीज टूल्स, ठीक है, ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन कनेक्टिंग अस, तो वर्ब कहाँ गया? देयर इज नो वर्ब, आई मीन हेल्पिंग वर्ब इज नॉट देयर, ये इसलिए सूटेबल नहीं है. विच टुडे इट इज ए टूल, ऑब्वियसली ये तो गलत लगा दिया, कंजक्शन लगा दिया, विच टुडे इज ए टूल. टुडे दे आर टूल्स ऑफ, ये देखो
Computers began as tools of business and research, designed to automate tasks such as math and information retrieval, but today they are tools of personal communication, connecting us not only to information but to one another. See? So ये sentence में कौन सा error था? Pronoun reference error. You got it? अच्छा. The next one is about the parallel structure. Parallel structure क्या होता है कि एक sentence पे when you talk about two or more ideas, whether in the form of words or phrases, ठीक है जी, words होंगे, phrases होंगे, clauses होंगी, जब आप दो या दो से ज्यादा ideas के ऊपर बात करेंगे, which are similar in essence or in nature, यानी जो उनकी nature है, जो उनकी essence है, वो एक हो, आइडियाज बेशक डिफरेंट हो, बट उनकी एसेंस एक होगी, ठीक है, उनकी ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन एक होनी चाहिए. पैरेलल स्ट्रक्चर की निशानी ये है कि वो सेंटेंस रिदमिक लगेगा. अनपैरेलल स्ट्रक्चर वो होता है जिसपे जो सेंटेंस है नॉन रिदमिक लगेगा, ठीक है, नॉन रिदमिक लगेगा, उस पर एक लॉजिकल फ्लो नहीं होगा. मिसाल के तौर पर ये पढ़ो ना ऊपर वाला क्वेश्चन, पेंटिंग डोर्स आउटडोर सीन्स, पेंटिंग, और करो, पेंटिंग आउटडोर सीन्स. पहले सेंस करना सीखें, जो मैं ज्यादा कोशिश करूं कि आपकी सेंस पे फोकस हो. आप लोग हो सकता है एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं फटाफट रूल्स बताऊं, आप हो सकता है कि ग्रामेटिकल डेफिनेशंस मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो चीजें बता रहा हूं, लेकिन आई अज्यूम के ऑब्वियसली क्योंकि सारे हमारे स्टूडेंट्स बैठे और ये सब ग्रामर की क्लासेस लेके आए हैं, पैसिव कंपोजिशन का पूरा सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं, और उनको जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एमपीटी का पेपर जो है उसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो दे नो यू नो समहाउ के ग्रामर क्या है, वोकैबुलरी क्या है, सारी बेसिक चीज़ों का आइडिया है. सो इसलिए मैं उन टिपिकलिटीज में नहीं जा रहा हूँ, मैं सेंस करना सिखा रहा हूँ. पेंटिंग आउटडोर सीन्स एम्फसाइजिंग, देखो पेंटिंग आउटडोर सीन्स जनरल यूज है, पेंटिंग आउटडोर सीन्स, स्टार्ट से नजर रखनी है, पेंटिंग आउटडोर सीन्स emphasizing the interplay of light and dark, again Jared, and to convey a sense of immediacy, right? All important characteristics. अब जब ये कह रहे हैं ना all important characteristics, ये जो फ्रेज है all important characteristics, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये तीन डिफरेंट आइडियाज है, मगर ये सब एक चीज के characteristics हैं. किसके characteristics हैं? Impressionist movement, एक इंप्रेशनिस्ट मूवमेंट है, उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिफरेंट हैं मगर इंपॉर्टेंट, उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सो जो मैंने कहा था कि एक या एक से ज्यादा आइडियाज होंगे, मगर अगर वो नेचर में एक हो, इस सेंस में एक हो, तो उनकी कंस्ट्रक्शन एक होनी चाहिए. तो अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है और वो भी इंप्रेशनिस्ट मूवमेंट की, तो इसका मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स का जो लिखने का स्टाइल है वो सबका एक होना चाहिए. अगर मैंने स्टार्ट किया पेंटिंग आउटडोर सीन्स और emphasizing the interplay of light, तो फिर मुझे यहाँ पे टू कन्वे इन्फिनिटिव नहीं आना चाहिए, यहाँ पे भी जेरेंट होना चाहिए. यहीं पे देखे स्पॉट हो गया. देखा, अगर आप सेंटेंस गौर से पढ़ने की आदि हो जाए तो आप वहीं पे स्पॉट कर लेंगे प्रॉब्लम क्या है. और अगर आप रीड और सेंस करने की आदि नहीं है तो ग्रामर के रूल जितने मर्जी याद करें फिर भी गलती करेंगे. अब ये देखिए, इसके ऑप्शन देख लेते हैं. अब ऑप्शन को देखना फर्क सिर्फ यह है कि चूंकि अब ऑप्शन स्पॉट आपने कर लिया, समझ लिया क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन अब उसमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना कि ठीक है मैं इसमें से फटाफट कोई आंसर सेलेक्ट कर लूँ, बल्कि आंसर को भी गौर से पढ़ना. क्यों? एक अल्फाबेट चेंज होगा, एक कॉमा आगे पीछे होगा, अब गलती नहीं पकड़ सकते. फॉर एग्जाम्पल, मैं जुबानी बोल रहा हूँ, आप अगर नोट्स ले रहे हो तो लिख लो. वन ऑफ द स्टूडेंट वॉज मिसिंग, वन ऑफ द स्टूडेंट वॉज मिसिंग, वन ऑफ द स्टूडेंट वॉज मिसिंग. नोट करें, वन ऑफ द स्टूडेंट वॉज मिसिंग, वन ऑफ द स्टूडेंट वॉज मिसिंग. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना वो यही सेंटेंस लिखेंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ और अब चेक करें क्या है. क्योंकि मुझे आपके रिस्पांस तो यहाँ पर नहीं आ रहे, मेरा ख्याल बंद है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज्यादा लोग नहीं इस गलती को पकड़ सके. इफ यू आर स्पॉटेड इट्स गुड, इट्स गुड. मैं जब देता हूँ स्टूडेंट को एकदम नहीं, वो क्योंकि इस तरह का सेंटेंस यूज कर रहे थे नहीं गलती पकड़ता, लेकिन अगर आप गौर करें तो लिखा है वन ऑफ द स्टूडेंट्स होना चाहिए, क्योंकि आउट ऑफ मैनी वन होगा ना, स्टूडेंट्स होना चाहिए.
अब सोचें ये सेंटेंस दे दिया जाए और इसके ऑप्शन दे दिए जाए तो एक अल्फाबेट ही चेंज हो रहा है ना, एक अल्फाबेट चेंज हो रहा है ना। और जब हम तेजी से किसी चीज को देखते हैं तो हमारी नजर, एरर का मतलब क्या होता है, दैट इज ऑलमोस्ट इनविजिबल, वो इतना छोटा सा है, नेग्लिजिबल की हद तक, तो वो नजर ही नहीं आता। ठीक है, इसलिए रीड, सेंस और फिर गौर से पढ़ना ये बड़ा जरूरी है। अब देखिए, पेंटिंग आउटडोर सीन्स, एम्फेसाइज, इधर चेंज कर दिया एम्फेसाइज, तो यहाँ पे एक और पैरेलल स्ट्रक्चर की गलती होगी। अब आप तीसरी जो असल गलती थी उस तक तो बाद में पहुंचेगी, यहाँ पर उसको ये गलती कर दी, एम्फेसाइज कर दिया। पेंटिंग आउटडोर सीन्स एम्फेसाइज द इंटरप्ले ऑफ द लाइट, अगेन वही चीज है, पेंटिंग आउटडोर, पेंट आउटडोर सीन्स, सॉरी, पेंट आउटडोर सीन्स एम्फेसाइज द इंटरप्ले एंड टू, अगेन उसके साथ टू के साथ उसने नहीं लगा दिया। Next option, painting outdoor scenes, emphasizing the interplay of the light and dark and conveying a sense of immediacy. देखो, अब ये पैरेलल आपको महसूस होगा। Painting outdoor scenes, emphasizing the interplay of light and dark and conveying a sense of immediacy were all important characteristics of the impressions. But I would stop you there. Look at the last. Painting outdoor scenes, same. Emphasizing the interplay of light and dark, same. And conveying a sense of immediacy, same. देखो कितनी गलती होती है, was all important characteristics। यहाँ पर उसने जो verb है वो was लगा दिया। So if you are not paying close attention, तो जैसे उसने अगर आपको दो ऑप्शन ऐसे दे दी जो बिल्कुल सिमिलर लगते हुए, उसमें एक मामूली सा एरर हुआ जो आगे चल के कहीं होगा, हो सकता है आप उसको जल्दी से क्लिक कर जाए। राइट, मिसाल के तौर पर यही चीज जैसे मैंने ऊपर गौर किया कि टू की कन्वे की जगह कन्वेइंग होना चाहिए और ये वॉज वर की जगह लगा होता तो हो सकता है आप फौरन आपको ऑप्शन नजर आता तो आप इसको सेलेक्ट करते। नो, ऐसे नहीं करना। आपने पूरे सेंटेंस को समझना है, उसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को समझना है और गलती को जो ठीक करना है तो ये ध्यान रखना है कि जो एरर आप फिक्स कर रहे हैं उसको ठीक करने के साथ दूसरा कोई एरर कमिट ना कर दें, क्योंकि अगर आप दूसरा एरर कमिट कर देते हैं तो वो गलत ही है ना, वो तो ठीक नहीं होगा। सो दीज टू सेंटेंस apparently they seem to be very similar, और अगर आप बड़े फोकस करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर वर है which definitely प्लूरल की फॉर्म में आएगा, प्लूरल के लिए आएगा क्योंकि ऑल इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है और पीछे भी तीनों नाम दिए गए कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं, पेंटिंग आउटडोर सीन्स, एम्फसाइजिंग द इंटरप्ले ऑफ लाइट एंड डार्क एंड कन्वेइंग अ सेंस ऑफ इमेज। तो आई होप अब तक आपको ये ग्रामर का भी अंदाजा हो चुका होगा कि ग्रामर को कितने ध्यान से करना है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रूल्स वगैरह पढ़ें, प्रैक्टिस करें, लेकिन रीड एंड सेंस, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। और जब एरर को स्पॉट कर लें तो बहुत ध्यान से सॉल्यूशन या ऑप्शन को सिलेक्ट करें। लेट्स टॉक अबाउट वोकैबुलरी। अब आ जाते हैं जी वोकैबुलरी की तरफ। वोकैबुलरी में सिनोनिम, अच्छा छोटी छोटी सी एग्जांपल दूंगा क्योंकि मैंने आगे स्टार्ट करना है, तो मैंने कहा कि मैं वोकैबुलरी की आज बताऊंगा और उसके साथ आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बताऊंगा, इसलिए मैं पहले जल्दी से एक एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर यूज किया, आपको समझ आ जाए। अच्छा देखो, वोकैबुलरी में क्या है जी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड एनालॉजीज ऑफ वर्ड्स, ठीक है। और सिनोनिम एंटोनिम्स में ऐसा नहीं है कि उसने वर्ड दे दिया और कहा कि स्ट्रेट इसका जो सिनोनिम है वो बता दो, और स्टूडेंट्स को मैंने ये देखा कि वो सिनोनिम्स याद कर लेते हैं विदाउट हैविंग द लेक्सिकल अंडरस्टैंडिंग। लेक्सिकल अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि जब वो सिनोनिम्स देख रहे हैं तो सिनोनिम भी है और सिनोनिम वेरिएंट भी है। एक वर्ड, एक सिनोनिम एक वर्ड के प्राइमरी मीनिंग के मुताबिक है और उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकता है, मगर एक सिनोनिम ऐसा है जो उसके प्राइमरी मीनिंग के मुताबिक भी नहीं है और उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं हो सकता। दैट इज कॉल्ड सिनोनिम वेरिएंट, राइट? But students, what they do is they cram all these words without understanding the difference in their usage. जब तक आप रीडिंग नहीं डेवलप करेंगे, रीडिंग सेंसिबिलिटी डेवलप नहीं करेंगे, आपकी लेक्सिकल सेंसिबिलिटी डेवलप नहीं होगी, क्योंकि वर्ड्स को कॉन्टेक्स्ट में देखना, कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट नोइंग द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। खाली मीनिंग जानना जरूरी नहीं। आप स्टूडेंट क्या करते हैं, डिक्शनरी से मीनिंग चेक करते हैं, डिक्शनरी कंसल्टेशन दे डोंट नो एक्चुअली, वो यानी मीनिंग चेक करने को डिक्शनरी कंसल्टेशन कहते हैं। डिक्शनरी कंसल्टेशन इज अ कंप्लीट प्रोसेस। मेरी जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं आप सबको अंदाजा होगा कि मैंने आपको पूरा बताया, जिनका वोकैबुलरी का लेक्चर हो चुका है कि कंसल्टेशन प्रोसेस कैसे है। तो जब आप पूरा कंसल्टेशन प्रोसेस करते हैं, यानी उसका मीनिंग देखते हैं, उसका प्राइमरी मीनिंग देखते हैं, उसके सेंटेंसेस को देखते हैं, उसके सिनोनिम और सिनोनिम वेरिएंट्स को अंडरस्टैंड करते हो, तो फिर आपको पता चलता है अच्छा यार ये वर्ड यहाँ पर यूज होगा और ये वर्ड यहाँ पे यूज नहीं हो सकता, बजाय तो मीनिंग दे रहा है। जैसे मैंने अक्सर क्लास में एग्जांपल दिया, ट्राई, एफर्ट, स्ट्रगल, एंडेवर, स्ट्राइव,
ये सारे वर्ड्स जो हैं ये मीनिंग तो कोशिश ही है, लेकिन किस किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड आएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो यही चीज उसने यहाँ पर दिख रही है। वो कैसे चेक करेगा, वो कहेगा द मोस्ट सिमिलर, द मोस्ट नियर, द क्लोजेस्ट टू दिस। क्या मतलब, उसका उसमें दो ऑप्शन दिए हैं, तो वो इस तरीके से देगा। इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि आप लेक्सिकल पहले सेंसिबिलिटी डेवलप करें, खाली उसको क्रैम नहीं करें, उसको कॉन्टेक्स्ट में वर्ड को समझा करें। इसलिए जब आप वर्ड पढ़ते हो, उसका मीनिंग देखते हो, डिक्शनरी में जाके उसका सेंटेंस भी देखा करें, उसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखा करें कैसे यूज हो, राइट। और फिर बाद में ऑब्वियसली उसके हिसाब से याद करें। अब ये सिनोनिम्स हैं, ये देखिए जैसे ये दो मैंने यहाँ पर रखे हैं, एक एक्यूमेन है, एक हेल्पलेस है, ठीक है जी। और मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया क्योंकि मैं ये टाइम बचाना चाहता था, इसलिए मैंने खुद ही हाईलाइट पहले कर दिए, जैसे कि मैं पहले आपको ऑप्शन देता। पहले हम स्क्रीनिंग के अंदर ना शुरू में थी, तो सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे जब होते हैं तो ओपन होता है चैट बॉक्स में, वो मैसेज भी देते हैं, साथ साथ डिस्कशन करते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था। प्रॉब्लम ये होता था कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता था कि स्टूडेंट्स क्लासेस लेकर ही नहीं आए। हमारे ही स्टूडेंट इतनी डिटेल में पढ़ाने के बाद जो क्लासेस होती हैं, इतना डीप लेक्चर्स देने के बावजूद स्टूडेंट ऐसे बिहेव करते थे कि जैसे उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा दिया, ब्लाइंड टू दिस, कंप्लीटली ब्लाइंड टू दिस। बहुत ही वो क्वेश्चन जिनको हम अब क्या कह सकते हैं, उनको क्वेश्चन भी नहीं कह सकते। लगता नहीं था कि दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। मैं अक्सर ये स्टूडेंट्स को कहता हूँ, तुम स्टूडेंट माइंडसेट से निकले, कम्पिटिटिव एस्पिरेंट माइंडसेट पे आए। स्टूडेंट माइंडसेट तो ये होता है ना, वही जो बच्ची रटर लगा लिया, जो चीज़ें मिल गई उनको बता दिया, उसी को करते हैं, खुद से सोचना नहीं, लॉजिकल रीजनिंग नहीं करनी है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करनी है, प्रोबिंग नहीं करनी है, वो इस तरह की चीज़ें नहीं यूज़ करते अपने माइंड को। उनको सिखाया कि जो पढ़ा है बस उसको वो आएगा, और उसको बगैर सोचे समझे वो रिप्रोड्यूस करने के आदी होते हैं। एस्पिरेंट माइंडसेट मीन्स द स्टूडेंट नोज, a student knows that कि वो एक सीट के लिए कंप्लीट करें, he's to prove his all capabilities। उसका सवाल फ्रेम करने का अंदाज डिफरेंट होगा। एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट के सवाल को फ्रेम करने का अंदाज और होगा, और एक एस्पिरेंट के सवाल को फ्रेम करने का अंदाज और होगा, ठीक है। उसको ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग बहुत सी चीजों की होगी, और वो लॉजिकल तरीके से जो रियल इशू है उसको एड्रेस करेगा। स्टूडेंट नॉन रियल, जो अनरियल किस्म के इश्यूज हैं उनको देखेगा, तो छोटी छोटी निटी ग्रिटीज बचाएगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम ये चैट बॉक्स भी आजकल बंद कर देते हैं, बस ये ठीक है, इस पे आप सुन रहे हैं, मे बी आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो। एनीवेज मैंने यहाँ पर ऑप्शन दे दिए, ये ऑप्शन। सो देयर आर ऑप्शन 3 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन देगा, विजडम इज द ऑप्शन। एप्लेस के अंदर आप बताए अनलकी, दिस इज द ऑप्शन सिनोनिम। इस तरह से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वो आपको तरीका बताया हुआ है, और आगे चल के मैं फिर आपको वोकैबुलरी जब याद करना बताऊंगा कि कैसे वोकैबुलरी को ज़हन में रखें, और फिर एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है, ऑल दिस थिंग्स, तो फिर मैं आगे चल के बताता हूँ। इसी तरह एंटोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स का मतलब एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, द वन मोस्ट क्लोजेस्ट टू दैट। यहाँ पर मैंने बस एक ही ऑप्शन रखा था, रेलेवेंट। अलाउ है एब्ज्योर के लिए, और फैलेशियस के लिए करेक्ट, राइट, दैट इज द एंटोनिम। तो इस तरह से एंटोनिम सिनोनिम्स आएंगे, इसकी भी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, आगे चल के बताऊंगा। वर्ड एनालॉजीज जी, इस तरह से ये एनालॉजीज है, यानी एक पेयर आपको दिया जाता है, and then out of 4 options you have to select the best one, the one which matches this pair on the basis of 3 things, on the basis of 3 things। वर्ड एनालिसिस को जब आप अटेम्प्ट करना है तो ये याद रखना कि ऑन द बेसिस ऑफ 3 चीजों को आपने ध्यान में रखना है। पहली चीज होती है जो अक्सर स्टूडेंट को शायद पता नहीं होती है, वो है रिलेशनशिप। ये जो आपको पेयर दिया जाता है, इसके दरमियान जो रिलेशनशिप है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई, ठीक है। और द सेकेंड थिंग इज, समटाइम आपको नेचर ऑफ रिलेशनशिप को भी देखना पड़ता है। नेचर ऑफ रिलेशनशिप का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक वर्ड में अगर बोलता हूँ, मैंने अभी लास्ट टाइम क्लास में बोला था कि एलिफेंट है, और उसका साथ एक वर्ड दिया गया है जाइंट, ये उसका एडजेक्टिव है। लेकिन अगर इसी तरह एलिफेंट के साथ एनॉर्मस हो, तो अब जरा इन दोनों एडजेक्टिव्स में से अगर आप गौर करें तो विच सीम्स टू बी द क्लोजेस्ट वन, जो ऐसा लगता है कि पूरी डिस्क्रिप्शन एलिफेंट की दे रहा है। तो आपको
अगर मीनिंग्स क्लियर हैं तो यू वुड बी इन अ पोजीशन टू टेल कि यस enormous seems to be the closest possible adjective. ठीक है, क्लोजली रिलेटेड एडजेक्टिव लग रहा है। अब ये व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि ये जरा इस पे भी नजर डाल लें, क्योंकि हो सकता है कि जो ऑप्शन दिया जाए वो कुछ इसी किस्म का हो, वो सिर्फ रिलेशनशिप, जनरल रिलेशनशिप नहीं, वो बड़ा क्लोज उसका कोई रिलेशन हो, एडजेक्टिव जैसे है मैंने बताया। तो एक दफा उसको भी देख लेना चाहिए कि मे बी ऑप्शन उसने दो दिए हों, ऑप्शन एक में उसने नाउन और एडजेक्टिव दे दिया, और एक दूसरा जो नाउन दिया है उस पर जो एडजेक्टिव दिया वो बड़ा क्लोजली है, और वो उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। थर्ड थिंग इज वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर कि उसकी प्लेसमेंट किस जगह पर है। ठीक है, मतलब नाउन यहाँ पर एडजेक्टिव है या एडजेक्टिव है या नाउन यहाँ पर है, वो ऑर्डर को देखते हैं। तीन चीजों को कंसिडर करने के बाद आपने उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अच्छा, सॉरी, आई जस्ट होल्ड फॉर अ मोमेंट। अच्छा, ये फॉर एग्जांपल जी, ये मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है कि इसमें कौन सा ऑप्शन है। द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन इसमें होगा। क्यों ऑप्शन होगा ये देखिए, मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन लिखी है। स्लैपस्टिक इज अ जॉनर ऑफ कॉमेडी डिजाइन टू प्रोवोक लॉफ्टर इन इट्स ऑडियंस। अब ये क्या है, ये कॉमेडी का जॉनर में स्टाइल, उसका एक स्टाइल है कॉमेडी का, जो बेसिकली क्या करता है, एक ऐसे कॉमेडी का तरीका जो बेसिकली लॉफ्टर, यानी उसको देखते हुए एक ऐसा स्टाइल जिससे ऑटोमेटिकली लोग हंसना शुरू हो जाते हैं। लॉफ्टर जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है ऑडियंस के अंदर। यानी वन इज कॉज एंड द सेकंड इज इफेक्ट। द कॉज इज दैट स्टाइल ऑफ कॉमेडी, और जो है वो दैट इज प्रोवोकिंग द लॉफ्टर। सो इसी तरह से हॉरर यानी समथिंग दैट इज द कॉज एंड फियर इज इट्स इफेक्ट। स्टाइल के ऊपर एंगर नहीं होता, राइट। जॉनर इटसेल्फ स्टाइल को कहते हैं मिस्ट्री, वो बहुत ब्रॉडर टर्म आ गई है मिस्ट्री, राइट, वो उसी की टर्म को बता रहा है। लेकिन दीज आर द हॉरर एंड द फियर इज द सेम थिंग। देयर इज हॉरर इज द कॉज, जब कोई ज्यादा कोई चीज देखता है तो डेफिनेटली इट इज it creates fear in somebody's mind. It scares someone who is watching or listening about something horrible. उसके अंदर fear पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ड एनालॉजी में आपने ये याद रखना है कि आप जो भी वर्ड्स ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ तीन चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो उसका रिलेशनशिप फाइंड आउट करें। मैंने क्लासेस में शेयर भी किए हुए रिलेशनशिप, और उसके बाद उसका नेचर ऑफ रिलेशनशिप एंड देन द वर्ड ऑर्डर, एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट द व्हिच वन इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह से यहाँ पर मैंने ये दिया है, ये यहाँ पर तो मैंने चलो इसकी एक्सप्लेनेशन दे दिया कि वाई डू नॉट दे, मैंने बता भी दिया आपको ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन क्यों नहीं होंगे। द नेक्स्ट वन इज, ये मैंने 2016 के पेपर से ये उठाया था ये सवाल, कन्विक्शन एंड इनकैरिक्टरेशन। अब इसके लिए जो ऑप्शन है वो है द लास्ट वन, मार्जिनलाइजेशन एंड इंटिमिडेशन, एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन। कन्विक्शन क्या होता है? फॉर्मल डिक्लेरेशन। कन्विक्शन उसको कहते हैं ना, फॉर्मल डिक्लेरेशन दैट समवन इज गिल्टी ऑफ अ क्राइम। और इससे क्या होता है कि इम्प्रिजनमेंट, ऑब्वियसली द रिजल्ट इज इम्प्रिजनमेंट, as being convicted of results in prison, person being sentenced to jail. इसी तरीके से मार्जिनलाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रेलिगेटिंग ए ग्रुप टू ए लोअर सोशल स्टैंडिंग। ठीक है, राइट। ऊपर क्या था जी? अगेन कन्विक्शन है, और उसका रिजल्ट क्या निकला जी? इम्प्रिजनमेंट। जब कन्विक्ट हो गया, गिल्टी ऑफ क्राइम हैज बीन डिक्लेयर हो गया, तो डेफिनेटली उसकी क्या होगी? सजा होगी, इम्प्रिजनमेंट होगी। सिमिलरली मार्जिनलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ रिलेगेटिंग ए ग्रुप टू लोअर सोशल स्टैंडिंग। जब उसको मार्जिनलाइज कर दिया जाएगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? द एक्ट ऑफ मेकिंग समवन फील अफ्रेड, इंटिमिडेशन। वो लोअर क्यों कर रहे हैं? ताकि उसको डराया जा सके, उनको मेक देम फील दैट दे फील फियर, उनको डराना धमकाना, मार्जिनलाइज कर, उनको महदूद कर दिया किसी एक चीज़ को।
लोअर क्लास में, उनको कंट्रोल करने के लिए। सो इस तरीके से ये वोकैबुलरी का आपका पूरा टेस्ट होगा, जिसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और वर्ड एनालिसिस दिए जाएंगे। एंड इफ यू हैव लर्नड एंड मेमोराइज्ड वर्ड्स सेंसिबली बाय अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग्स, लेक्सिकल देयर अंडरस्टैंडिंग, और उसके साथ साथ आपने डिक्शनरी पूरी कंसल्टेशन प्रोसेस के साथ किया, उनको यूज़ किया, उनको मुख्तलिफ रीडिंग्स के अंदर, राइटिंग्स के अंदर यूज़ किया है, स्पीकिंग के अंदर यूज़ किया है, क्योंकि रेपिटेशन इज़ द की। जब आप वर्ड्स को पढ़ते हैं, लोग क्या करते हैं, सेंटेंसेस लिखते हैं, वर्ड पढ़ते हैं, मीनिंग देखते हैं, उसको सेंटेंस पे लिख देते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम दे फॉरगेट। देयर इज अ वे टू मेमोराइज दोज वर्ड्स, जो मैं अभी आगे चल के बताऊंगा। तो बहरहाल ये भी आपको अंदाजा हो चुका होगा कि ग्रामर के क्वेश्चंस क्या होंगे और वोकैबुलरी के कैसे होंगे। नाउ लेट्स कम टू द रीडिंग की तरफ आ जाते हैं। अगेन कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बेसिक लेवल पे तो कम से कम आपको पता होना चाहिए ना कि स्टूडेंट जो है वो उनकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स क्या हैं। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स का मतलब ये है कि एक कंटेंट जो आपको दिया गया है, आप उसमें हो सकता है लॉजिकल रीजनिंग करनी है, क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, इन्फ्रेंस करना है, ठीक है, फैक्चुअल और नॉन फैक्चुअल के दरमियान आपको डिफरेंस करना है, रेलेवेंट और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को डिस्टिंग्विश करना है, किसी क्या कहते हैं कि रेलेवेंट आइडिया को, वर्ड को या पॉइंट को या उससे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं उनको या फैक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, किसी जगह पर कंपेयर करना है, सिंथेसाइज करना है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है जी, किसी इन्फॉर्मेशन को रीऑर्गेनाइज करना है। रीडिंग, ये कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अब जो है ना, ये इस एमपीटी में एक डेफिनेटली बड़ा इंपॉर्टेंट, 2 के नंबर इसके 5 नंबर का रखा हुआ, लेकिन एक जनरल आइडिया हो जाता है कि यस इस गॉट द कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, इसके स्किल हैं, ये किसी को कॉन्टेंट दे दिया जो उसको समझ सकता है, उसको रीड करके समझ के और आइडेंटिफाई कर सकता है फैक्ट्स को, डिटेल्स को, फैक्चुअल और नॉन फैक्चुअल के दरमियान डिफरेंशिएट कर सकता है, राइट, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसको सिंथेसाइज कर सकता है, कंपेयर, कंट्रास्ट एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। अब रीडिंग कैसे होगी, रीडिंग के ऊपर वैसे तो बड़ी डिटेल पे बात होगी, लेकिन इस वक्त जो आपको मतलब जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे वो मैं पहले बताता हूँ। इसकी डिटेल में मुझे अभी जाने की जरूरत नहीं कि कॉम्प्रिहेंड का मतलब क्या है, ये मैं क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूँ। सिंपल ये है there is a text, there is a content, and you have to comprehend that content on the basis of what is stated and what is implied. ये questions होंगे. You have to answer the questions on the basis of what is stated, उस पे क्या state किया गया and what is been implied. दो चीजों को आप ऐसे रखना, यानी कि एक जो कंटेंट दिया गया उस पर या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सी चीजें जो बड़ी आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लोगे, और कुछ जो है जिनको आपको उनके डीपर मीनिंग को, सरफेस मीनिंग से हटकर डीपर मीनिंग पे जाना पड़ेगा, उनके इम्प्लाइड मीनिंग को समझना पड़ेगा, इंटेंडेड मीनिंग को समझना पड़ेगा। तो मैं अभी क्वेश्चंस दिखाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ पैराग्राफ, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, अगर आप पढ़ रहे हैं साथ देख रहे हैं तो ये पैराग्राफ भी देख लें एक दफा, मैं पढ़ भी देता हूँ आपके लिए। It is to be expected that by the year 2050, people's eating habits will have changed beyond recognition. Right? It is to be expected that by the year 2050, people's eating habits will have changed beyond recognition. अब पहली लाइन का टॉपिक सेंटेंस वहां से आपको पता चल जाना चाहिए कि इट्स गोइंग टू बी ईटिंग अबाउट ईटिंग हैबिट्स, और क्या ईटिंग हैबिट्स के बारे में बात हो रही है, चेंज होने की। दिस इज द कीवर्ड, द थर्ड कीवर्ड इज बाय द ईयर 25, उससे आइडेंटिफाई कर दिया ईयर कौन सा, उसमें ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाएगी। सो द होल स्टोरी इज अबाउट कि ये ईटिंग हैबिट्स जो चेंज होंगी, क्यों होंगी, क्या होगा, इसके बारे में होगा। दीज आर the question that you have to keep in mind when reading a passage, because that will help you to comprehend the content. उसका मेन आइडिया को ग्रास्प करना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है जी। With the worldview growth in population, very many new mechanical and scientific methods will come into being to step up food production. ये देखें जी, अब वो जो ऊपर उससे कहा था ना कि ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाएगी, वो क्यों चेंज होगी, उसकी पहली रीजन, worldwide growth in population, where very many new mechanical and scientific methods will come into being to step up food production. बहुत से नए methods आ जाएंगे। चेंज क्यों होगी, साइंटिफिक किस्म के, मैकेनिकल किस्म के methods आएंगे। There will be an end to food as we know it today. The second point, चेंज हो गया तो कैसा हो गया, एक हो गया नए methods आएंगे साइंटिफिक मैकेनिकल किस्म के, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जो फूड है वो बिल्कुल एंड हो जाएगा, विल बी एन एंड टू फूड एज वी नो टुडे, और उसके आने से क्या होगा,
जो आज ईटिंग हैबिट्स है या जिस किस्म का हम फूड खाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होगा. So these are the two key points. In fact, meals as we know them may become a thing of the past. ये जो स्टेटमेंट है ये उस पिछली स्टेटमेंट को रीइंफोर्स कर रही है, उसी को रिपीट करिए डिफरेंट अंदाज में. जब उसने कहा एंड हो जाएगा तो उसी बात को उसने दूसरे अंदाज में कह दिया. समझ लो दीज आर कॉल्ड डिस्ट्रैक्टर्स. मैंने क्लास के अंदर बताया हुआ है कि डिस्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं. डिस्ट्रैक्शंस आपको मतलब आप उनको समझते शायद इंपॉर्टेंट है, but they are not as important it is, because in this way you understand what is relevant and what is irrelevant. देखो एक सेंटेंस जब कह रहा है there may be well be an end to food as we know it today, उसने कह दिया एंड हो गया फूड का. तो अब गौर से देखो इन फैक्ट जब कह रहा है तो पिछली बात को स्ट्रेस करने जा रहा है. इन फैक्ट meals as we know them may become a thing of the past. So what's the difference? जब वो एंड हो जाएगा तो इसका मतलब है वो हिस्ट्री रह गया. तो इट इज students get distracted in these irrelevant details whereas it is not relevant. ठीक है. In a sense कि अगर आपको जवाब यहाँ से देना है तो पहले वाली लाइन से मिल जाएगा, अगर आपको जवाब दूसरे से मिलना है तो पहली वाली लाइन irrelevant हो जाएगी. फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड विटामिन्स, ये है नई इंफॉर्मेशन. याद रखो एक हर सेंटेंस जो है ना इट शुड कंटेन अ न्यू आइडिया. If it is not containing a new idea, it is maybe the repetition. It may be the repetition, and repetition for two things. One is to emphasize something, right? And the one repetition is maybe a kind of a redundant information that may not be to emphasize something. That may be the distraction. That may be the style of the writer. ठीक है. और आपने यही देखना है कि अगर हर सेंटेंस कोई नई इंफॉर्मेशन दे रहा है, and you have to stop at that information. उस इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करना है. तो जब उसने स्टार्ट में क्लेम किया था चेंज हो जाएगी ईटिंग हैबिट्स, उस पर 3 पॉइंट थे. ईटिंग हैबिट चेंज होंगी और वो 2050 तक चेंज हो जाएगी. ठीक है. और उसमें जो उसका लेवल बताया था उसने था बियॉन्ड रिकग्निशन. वो पहले ही क्लेम कर चुका है कि बियॉन्ड रिकग्निशन होगा, हम पहचान भी नहीं सकेंगे, जो हमारी जेन में इमेज आ रहा है वो होगा ही नहीं. और उसके बाद जब उसने शुरू किया तो उसने कहा कि वर्ल्ड वाइड ग्रोथ चूंकि पॉपुलेशन की हो रही है, मेनी न्यू मैकेनिकल साइंटिफिक मेथड्स आएंगे. पहली बात उसने की साइंटिफिक एंड मैकेनिकल मेथड्स आएंगे फूड प्रोडक्शन के लिए. किसको टैकल करने के लिए? वर्ल्ड वाइड ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन को. दूसरा उसने कहा था कि पॉइंट जो दिया था कि फूड जो आज हम खा रहे हैं वो बिल्कुल भी यूज नहीं होता. सो इट्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ बियॉन्ड रिकग्निशन. फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये है नई इंफॉर्मेशन. अब वो जो फूड है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है. फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड विटामिन्स मे बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स, टैबलेट्स एंड पिल्स. तो वो जो बियॉन्ड रिकग्निशन बताया है, तो रिकग्निशन से मुराद जो अब तक हम जानते हैं वो फूड नहीं है, तो फिर किस शक्ल का होता है? वो शक्ल बता रहा है कैप्सूल्स, टैबलेट्स एंड पिल्स. The thought of these highly artificial food constituents replacing present day foods may not be vanishing. अब ये तीसरा पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट जो चौथा पॉइंट, सॉरी एक मिनट, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, एक ये हो गया पॉइंट, उसके बाद 1 2 3 और 4. हाँ जी, फोर्थ पॉइंट. The thought of these highly artificial food constituents replacing present day foods may not be very relevant. तो इस पे क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा लोगों के लिए. मतलब पहला कहा चेंज हो जाएगा, दूसरा क्या बताया चेंज कैसे होगा? बियॉन्ड रिकग्निशन होगा. कैसे होगा? क्योंकि नए मेथड्स अप्लाई किए जा रहे हैं फूड वर्ल्ड वाइड ग्रोथ को टैकल करने के लिए, और वो जो फूड होगा वो बियॉन्ड रिकग्निशन होगा. और उसकी क्वालिटी क्या होगी कि उसमें जो विटामिन्स होंगे टैबलेट्स की शक्ल में होंगे, पिल्स की शक्ल में होंगे, मगर वो रिलेशन नहीं होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा फॉर द पीपल. बट दे मे बी द आंसर टू द फूड शॉर्टेज एंड वर्ल्ड फेमिन. वो अच्छा तो नहीं लगेगा, लोगों को पसंद तो नहीं होगा, लेकिन वो फेमिन आने वाले जो फेमिन हो सकता है, क्या हो सकता है, ये शॉर्टेज हो सकती है, उसके लिए एक सोल्यूशन के तौर पर. अब अगर आपने इस तरीके से पैसेज को पूरे कॉम्प्रीहेंड कर लिया, जैसे कि मैंने बताया कि एक एक सेंटेंस को गौर से देखना, उसके अंदर देखना कोई नया एलिमेंट आया है, अगर नया एलिमेंट है तो उसको पकड़ना, और अगर रिपीट हो रहा है तो उसको डेफिनेटली देखना कि वो एम्फेसाइज करने के लिए हो रहा है या वो कोई किसी क्लैरिटी के लिए हो रहा है या वो बगैर जरूरत के हो रहा है. अगर बगैर जरूरत के हो रहा है तो दैट इज ए डिस्ट्रैक्शन, आप उस पर ना देखें. अगर आप इस तरह कंप्रीहेंड कर लिए तो आपके जहन में सीधे सीधे पॉइंट्स आ गए कि ये हैं, इनके ऊपर बात हुई. अब इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर. ठीक है जी. अब ये देखो क्वेश्चन, इट इज सजेस्टेड इन द पैसेज दैट, अब पहला सवाल है इट इज सजेस्ट, इंस्ट्रक्शन पर क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन ये है, इट इज सजेस्टेड दैट स्टूडेंट्स आर नॉट हैबिचुअल ऑफ लुकिंग एट द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. पूरे प्रेसिडेंट कंपोजिशन के पेपर में मैंने स्टूडेंट्स के अंदर ये एटीट्यूड नोट किया है, वो इंस्ट्रक्शन को पढ़ते ही नहीं है,
वो मेमोराइज किया हुआ ना, अच्छा जी प्रेसी आएगी तो प्रेसी 1/3 है, दैट इज व्हाई 2016 में उन्होंने देखा ही नहीं था कि 120 वर्ड्स की इंस्ट्रक्शन दी गई है, सवाल को पढ़ते नहीं, एंटोनिम सिनोनिम याद कर लिए, वो देखते नहीं है ऊपर लिखा हुआ है कि सिर्फ एंटोनिम सिनोनिम नहीं बताने, मोस्ट सिमिलर के मोस्ट ऑपोजिट बताना, व्हिच मींस देयर वुड बी 2 ऑप्शंस। तो इसलिए इंस्ट्रक्शन को ज्यादा इट इज सजेस्टेड इन द पैसेज, सजेस्ट क्या किया जा रहा है दैट एट नॉट टू डिस्टेंट डेट। अब अगर आज आपका कैलकुलेट करें तो वो जो डेट है 2050, तो बाकी वो टू डिस्टेंट डेट तो नहीं है, 25 30 40 50 साल को डिस्टेंट डेट नहीं होती, 50 साल भी मतलब टू डिस्टेंट डेट नहीं है, हजारों लाखों साल की बात हो सकती है, हजारों साल कई 100 साल की बात तो चलो हो सकती है, लेकिन वहां पे तो 20 25 साल की बात होगी, तो टू डिस्टेंट नहीं हुआ वहां पर, उसका नाम नहीं है टू डिस्टेंट। सजेस्ट क्या कह रहा है, अब जरा गौर से पढ़े, द वर्ल्ड विल फेस स्फीयर फेमिन, ठीक है जी, नहीं उसने ऐसी कोई बात ही नहीं की है, कहीं आपको फेमिन का जिक्र नहीं है, स्वाय आखिरी हिस्से में, मैं दोबारा जाके दिखा देता हूँ, ठीक है, ये उसने देखिए आखिर में जाकर शूट, ये शायद ये आंसर होगा, दैट मे बी द आंसर, पॉसिबिलिटी बताई है, पॉसिबिलिटी, उसने नहीं कहा कि फूड शॉर्टेज होने जा रही है, ऊपर उसने ये कहा है कि ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, ठीक है जी, ठीक, द रेट ऑफ द ग्रोथ इन दिस वर्ल्ड पॉपुलेशन विल हैव बीन स्लोड डाउन, ये बात ही नहीं की उसने, वो तो कह रहा है बढ़ रही है, द वर्ल्ड्स फूड प्रोडक्शन विल डिक्लाइन ट्रेमेंडसली, ये भी नहीं कहा, डिस्पाइट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये भी नहीं बात की, मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग फूड प्रोडक्शन, ये भी बात नहीं की, our traditional eating habits will have been completely replaced, पहला क्लेम ही उसने ये किया था, not to distant पे उसने सजेस्ट ये किया था, स्टार्ट ही उसने ये किया था, उसका जो टॉपिक सेंटेंस था, उसका इंट्रोडक्टरी जो पॉइंट था वो ये था, हमारी हैबिट्स चेंज हो जाएंगी, पहले से ये सजेस्ट कर रहा है, और सारी बात उसी के ऊपर कर रहा है, क्यों चेंज होंगी, इसलिए चेंज होंगी कि साइंटिफिक मैथड्स, मैकेनिकल मैथड्स की वजह से आएंगे, वो फूड की नई शक्ल को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, वो शक्ल क्या होगी, वो इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, कैप्सूल्स होगी, पिल्स होगी, ठीक है, उसमें विटामिन्स होंगे, वो उनके मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूशंस होंगे, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, ठीक है, वो रिलिशिंग नहीं होगा, और आखिर में उसने कहा कि जी ये शायद उसका जवाब है, so if you comprehend completely तो you can answer the question easily if you read it very carefully. The next author points out that artificial food, अब artificial food जब उसने कहा points out artificial food, तो आपका काम है सिर्फ artificial food की जगह पर जाकर उसके बारे में देखिए क्या बात की है, points out का मतलब आर्टिफिशियल फूड के बारे में उसने क्या बात की, देखिए, विल अनफॉर्चुनेटली बी डेफिशिएंट इन विटामिन्स, ये तो कह ही नहीं था, वो तो कह रहा उसमें विटामिन्स होंगे, कैन बी इकोनॉमिकली एंड इजीली प्रोड्यूस, इकोनॉमिक्स के ऊपर बात ही नहीं हुई, इकोनॉमिकली कोई ऐसी चीज के ऊपर, इज नॉट प्रैक्टिकल बट इट इज डिलीशियस, डिलीशियस का तो उसने जिक्र नहीं किया, बल्कि इसको अपोज किया, उसने कहा रिलेशन ही नहीं होगा, ठीक है, मे प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ अ फूड वर्ल्ड फूड शॉर्टेज, ये बात उसने की थी बिल्कुल आखिर में जाके, कि ये रिलेशन नहीं होगा, जब उसने कहा था ना रिलेशन नहीं होगा, साथ ही उसने कहा था रिलेशन तो नहीं होगा लेकिन सोल्यूशन हो सकता है, विल अपील ग्रेटली टू द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, बिल्कुल नहीं, ये भी बात उसने की थी, उसने ये भी कह दिया था अपील नहीं करेगा, जो ये ऊपर वाली बात इट्स नॉट प्रैक्टिकल बट डिलीशियस, विल अपील ग्रेटली टू द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, अगर गौर करें तो इस सेंस में दोनों एक ही बात कर रहे हैं, इधर से भगवान की उसने इधर कर दी, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट की है, तो राइट आंसर है इसके वो फूड शॉर्टेज का जवाब है। द मेन पॉइंट, अब देखो पहले सवाल में क्या था, सजेस्टेड क्या हो रहा है, डिस्टेंट डेट पे क्या होगा, ये आपको क्यूज हैं जो आपको मिल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, या आपको डेट की तरफ जाना है, डेट से रिलेटेड उससे क्या बात की, फिर आर्टिफिशियल फूड से रिलेटेड क्या पॉइंट ऑफ बात की, क्वेश्चन के ऊपर समझना, तीसरा मेन पॉइंट, अब मेन पॉइंट का मतलब पूरे पैसेज के अंदर क्या बात की, प्रेजेंट ईटिंग हैबिट्स मस्ट बी प्रिजर्व, बिल्कुल नहीं उसने कहा, पहले ऑप्शन दूसरे पढ़ लेते हैं, फेमिन एंड फूड शॉर्टेज इन द वर्ल्ड कैन ओनली ओवरकम बाय रिड्यूसिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ, बिल्कुल बात नहीं हुई, पॉपुलेशन रिडक्शन की बात नहीं, आर्टिफिशियल गुड्स नीड नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द ट्रेडिशनल हैबिट, ये भी बात उसने की, मैकेनिकल एंड साइंटिफिक मेथड्स बिल्कुल बात हो रही थी, लेकिन क्या हो रही थी, आर इंडिस्पेंसिबल, ये कहा ही नहीं, इनडिस्पेंसिबल की बात थी उसने की, ये बात ही नहीं की, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स, ना ही विटामिन्स को प्रोडक्शन करना उनकी कोई एम है, in the 21st century the world widespread use of artificial food will be inevitable, यही मेन पैसेज था, यही मेन आइडिया था, will be inevitable, इसलिए उसने कहा था हैबिट्स चेंज हो जाएंगे। So if you are listening to me very carefully, I hope you have an idea कि ये किस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, मैं एक और पैसेज छोटा सा दिखाता हूँ, ये देखेंगे, there is nothing, अब गौर से मैं दोबारा सेंस करना सिखा रहा हूँ, my main focus is बिफोर आई गेट इनटू द डिटेल, मैं आपको जो सैंपल्स दिखा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन पूरा इसमें दे दिया मैंने स्क्रीनिंग का कि आपके क्वेश्चंस कैसे होंगे, वोकैबुलरी कैसी होगी, ग्रामर में कैसे होंगे। अब मैं रीडिंग के ऊपर बात करूँ तो रीडिंग बेशक ये 5 मार्क्स का है, लेकिन चूंकि ये टाइम सेंसिटिव केस है तो विद इन शॉर्ट टाइम
यानी 5 क्वेश्चन का जवाब देना है तो 5 मिनट है ना आपके पास, तो 1-2 मिनट आप एक्स्ट्रा लगा लो रीडिंग इस छोटे से पैराग्राफ को पढ़ने का, तो कॉम्प्रीहेंशन आसान नहीं है। तो बज़ाहिर इसको मार्क्स के हवाले से आपने इसको रिलेट नहीं करना, ठीक है ना। जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स की आदत होती है कि ये मार्क्स इतने का तो ये तो बस हो जाएगा जल्दी, नहीं ऐसा नहीं हो जाएगा। ग्रामर लंबा पोर्शन है, इसलिए वो 30 मार्क्स का, वो हर एंगल से आपकी ग्रामर को देख रहा है। लेकिन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में एक शॉर्ट सा पैराग्राफ देख के 5 क्वेश्चन देके वो आपको जज कर लेगा, लेकिन होगा तो कॉम्प्रीहेंशन स्किल। तो कॉम्प्रीहेंशन अपनी जगह एक अपनी उसका डिफिकल्टी लेवल तो है ना, तो उसको इग्नोर तो नहीं करना आपको। तो इसलिए मैं इसको जोर दे रहा हूँ कि आपको साथ साथ ये भी समझ आ जाए। देयर इज नथिंग दैट मैन फियर्स, क्योंकि आगे चल के मैंने सिर्फ सवालों की टाइप्स दिखानी है रीडिंग के अंदर बस। फिर रीडिंग आपने खुद करनी है, पैसेज टेक्निक्स आपको पता है, बताई हैं, कुछ आपको जनरल डिस्कशन करूंगा और उसके बाद आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। लेकिन अगर आप गौर से सुन रहे हैं तो ये सारी टेक्निक्स भी इनडायरेक्टली आपको पता चल रही होंगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। पहले मैं रीड कर रहा हूँ पैसेज को, नंबर 1। नंबर 2, I am focusing on keywords. Number 3, I am looking for any new idea in every new sentence, right? Number 4, I am understanding the relation of one sentence with the previous one or with the next one, ताकि अगर कहीं इन्फ्लुएंस करनी पड़ती है तो मैं कर सकूं, कुछ प्रिडिक्ट करना पड़ता है तो मैं कर सकूं, रिलेट करना पड़ता है तो मैं कर सकूं, एनालाइज करना पड़ता है तो मैं कर सकूं, बिकॉज दीज आर कॉल्ड कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स। कि आप क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, एवेल्युएट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं, अंडरलाइन मीनिंग को समझ सकते हैं, ये होते हैं कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स। सो देयर इज नथिंग दैट मैन फियर्स मोर देन द टच ऑफ द अननोन। ये पहला सेंटेंस हो गया जिसमें उसने कहा कि फियर ऑफ द अननोन जो है, ये जो है टच ऑफ द अननोन से ज्यादा किसी और चीज से डर नहीं लगता, ये उसका क्लेम है, ठीक है। अब यहाँ पर कीवर्ड्स कौन से, अननोन का टच और उसका सबसे बड़ा फियर, दूसरी चीज सबसे बड़ा फियर मोह। अब बाजार ये आपको इरेलेवेंट वर्ड नजर आ रहा होगा, लेकिन ये है स्ट्रेस। टच ऑफ द अननोन का फियर मोर है किसी भी चीज से ज्यादा। ये 2 कीवर्ड्स है यहाँ पे, फियर मोर। ही वांट्स टू नो व्हाट इज रीचिंग टुवर्ड्स हिम। अब चूंकि फियर है तो वो अगला पॉइंट क्या है, वो वांट्स टू नो, तो क्यूरियोसिटी है, फियर की वजह से उसको कौन आ रहा है, एंड टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज और एटलीस्ट क्लासिफाई इट। क्योंकि अननोन का फियर है तो लिहाजा वो जो भी उसको चीज अप्रोच करती है उसकी तरफ वो देखता जरूर है कि कौन सी चीज है, ताकि वो रिकॉग्नाइज करे। अगर फेमिलियर है तो देयर इज नो फियर, राइट। इफ इज नॉट फेमिलियर तो फियर को देखना है कि वो क्या उसके लिए डेंजरस है या नहीं है डेंजरस। देखो फेमिलियर है, ठीक है, और अगर ख़ास किस्म का वाकई वो डेंजरस चीज़ है तो उसको सदेबाप करना है, किस किस्म का सदेबाप करना है, यू वुड बी एबल टू थिंक अबाउट दैट, ठीक है। और अगर वो फेमिलियर ही भी नहीं है और ऊपर से वो डेंजरस है तो फिर क्या करेगा। तो दैट इज़ वाई ये इंसान को सबसे ज़्यादा खौफ होता है। मैन ऑलवेज टेंड्स टू अवॉइड फिजिकल कॉन्टेक्ट विद एनीथिंग स्ट्रेंज। अब ये रिपीटेशन है, ठीक है जी। जब उसने कह दिया अननोन तो ये उसकी फितरत बता रहा है कि मेन पॉइंट यही था कि टच का फियर सबसे ज्यादा है, अननोन के टच का फियर सबसे ज्यादा है, नंबर 1। इसलिए वो उसको जानना चाहता है ताकि आइडेंटिफाई कर सके। बाकी जब कह रहे हैं ऑलवेज टेंड्स टू अवॉइड फिजिकल कांटेक्ट विद एनीथिंग स्ट्रेंज, इट इज जस्ट द, इट्स नॉट वेरी मच रेलेवेंट। इट समझ लो कि पहले ही पॉइंट को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। इन द डार्क द फियर ऑफ, ये देखो अब नया पॉइंट आ गया डार्क में, वो जनरल फियर था, अब एक स्पेसिफिकेशन आ गई है डार्क। डार्क द फियर ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड टच कैन लीड टू पैनिक। ये है नई कैटेगरी, नया पॉइंट, नया आइडिया। पहले उसने फियर बता दिया अननोन का, उसके टच का, फिर उसने कहा कि उसकी फितरत क्या है कि वो फौरन चाहता है कि उसको देखूं, आइडेंटिफाई करूं ताकि आई मीन प्रिकॉशंस ले सके। और अब वो क्लासिफाई कर रहे हैं खास किस्म का फियर डार्क के अंदर। डार्क द फियर ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड टच कैन लीड टू पैनिक, और उसका कॉज एंड इफेक्ट दिखाना है। डार्क में जो फियर होगा पैनिक की तरफ लेगा। इवन क्लोथ्स गिव इनसफिशिएंट सिक्योरिटी, it is easy to tear them and pierce through to the naked, smooth, defenseless flesh of the victim. अब यहाँ पर वो पैनिक की तरफ क्यों जाता है, उसकी वजह बता रहा है कि वो डार्क के अंदर अगर कोई डेंजरस चीज आ जाएगी तो ये ना समझे कि खाली कपड़ों में तो ठीक हो जाए, कुछ भी होगी वो उसके जो 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 बंदा डर रहा है, जो विक्टिम है, उसको उसको चीर सकती है, उसको नेकेड कर सकती है, कपड़े फाड़ के उसके गोश्त को, उसके जिस्म को, उसकी बॉडी को नुकसान दे सकती है। इसलिए डार्क के अंदर पैनिक इसलिए हो रहा है कि पता नहीं कौन सी चीज आ गई, किसी ने टच कर लिया और वो खून ख्वार हुई, डेंजरस हुई, तो वो कर सकती है। All the distances which men created around themselves are dictated by this fear. नया पॉइंट,
ये इंसान की साइकोलॉजी बताई थी। पहली साइकोलॉजी बताई थी कि चूंकि वो टच ऑफ द अननोन से डरता है, इसलिए वो जहां भी होगा ऐसा कोई डर तो वो रिकग्नाइज पहले करने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद उसने जो नया पॉइंट बताया था, उसने कहा कि डार्क के अंदर वो अगर उसको फियर होगा, कोई टच करेगा तो वो तो वैसे ही पैनिक की तरफ ले जाएगा, और उसको पैनिक की वजह बताई। और अब नई चीज बता रहा है, ऑल द डिस्टेंसेस व्हिच मैन क्रिएट अराउंड देमसेल्फ आर डिक्टेटेड बाय द फियर। सो इंसान ने जितना भी लोगों से या किसी भी चीज से डिस्टेंस रखता है, वो सबकॉन्शियसली उसका फियर ही होता है जो उसे डिक्टेट करता है। They shut themselves in houses which no one may enter, and only there they feel some measure of security. That is the point. अब वो अंदर का फियर करता है तो उसके रिजल्ट्स क्या हैं? एक तो वो बड़े स्ट्रॉन्ग हाउसेस बनाता है, उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी का एहसास होता है। द फियर ऑफ द बर्गर्स इज नॉट ओनली द फियर ऑफ बीइंग रॉब्ड बट आल्सो द फियर ऑफ समथिंग टचिंग यू इन द डार्कनेस। कि ये जो डकैत डाकू जो भी आते हैं, रॉबर्स आते हैं, उनका खौफ जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो आएंगे लूट के ले जाएं। एक्चुअली तो ये भी होता है कि अगर वो अंधेरे में आते हैं तो उनका टच और वो किस किस्म के होंगे, डेंजरस होंगे। सो इट्स ऑल अबाउट फियर, और उसके फियर के जो असरात हैं वो इंसान की साइकोलॉजी पे, एंड देन द मेजर्स ही टेक्स उसके ऊपर है। ये दो बातें आपके मेन जेन में रखनी है, फियर ऑफ द अननोन, और उसकी फिर आगे बताइए उसके किस्म कि वो फियर क्यों है, क्योंकि वो फिजिकल कॉन्टेक्ट करके किस किस्म का नुकसान पहुंचा सकता है। फिर डार्क के अंदर, एंड द थर्ड पॉइंट इज कि ये सारे डिस्टेंसेस इंसान ने इसी साइकोलॉजी की वजह से उसके माइंड में है तो उसने क्रिएट किए हुए हैं। और उसका रिजल्ट ये है कि वो बर्गलर कर सब ये डर नहीं कि वो रॉबरी करेगा, बल्कि उसका ये भी डर, एक्चुअल पीछे डर ये होता है। अब देखिए जी, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट फ्राइटन्स पीपल मोस्ट, अब ये मोस्ट इज द कीवर्ड, वो शुरू में उसने बताया होता है, द अनएक्सपेक्टेड कॉन्टैक्ट विद समथिंग अननोन। ये वाली बात उसने एंड में की थी, रॉब वाला ऑप्शन नहीं होगा, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं, ये तो उसका रिजल्ट है। इनसिक्योरिटी जो है ये तो उसका रिजल्ट है, फियर तो कुछ और है, और उसकी वजह से वो इनसिक्योरिटी फील करता है। कॉज इज फियर, रिजल्ट इज इनसिक्योरिटी। बीइंग अलोन इन द डार्क, नहीं, बिल्कुल ये बात नहीं की, उसने बात नहीं की। उसने कहा डार्क में तो ये ज्यादा डर पैनिक की तरफ ले जाता है। द नॉलेज दैट इट वोंट बी प्रोटेक्टेड, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये इसके बिल्कुल बात ही नहीं हुई इसके ऊपर। सो अनएक्सपेक्टेड, मोस्ट फ्राइटन किस चीज का कि जी वो कोई अननोन उसको टच करेगा, अनएक्सपेक्टेड कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट इज सिमिलर टू टच, बिकॉज पीपल आर फ्राइटेड ऑफ द अननोन। अब यहाँ पर ये देखो जो सेंटेंस हुआ ना वो बिकॉज से शुरू है। चूंकि लोगों का, यहाँ पर चूंकि लोग जो हैं वो अननोन से डरते हैं, तो सो इसका मतलब कॉज, तो रिजल्ट क्या होगा? They feel it necessary to put a barrier between themselves and unknown. Okay, it is natural that they should always be in a state of panic. नहीं, they feel safer in the crowd. नहीं, crowd की तो बात ही नहीं हुई थी। They try to avoid physical contact of all kinds. They try to distance create करते हैं, avoid नहीं। distance create करना और है, avoid करना और है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है, इसको सिमिलर नहीं समझ लेना आप। डिस्टेंस क्रिएट करना और है, अवॉइड करना और है। बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। बल्गर्स फाइंड इट मच इजियर टू ब्रेक इनटू हाउसेस, ठीक है जी, नहीं, बल्गर्स फाइंड इट इजियर, बल्गर की इजियर होने की, ब्रेक इनटू हाउसेस होने की तो उसके साथ बात भी नहीं हुई थी, और इसके साथ तो लिंक ही नहीं, बिकॉज पीपल आर फ्राइटेड ऑफ द अननोन, ठीक है। नहीं, वो कह रहा है चूंकि लोग अननोन से डरते हैं, लिहाजा वो क्या नेसेसरी समझते हैं टू क्रिएट अ बैरियर बिटवीन देमसेल्फ एंड द अननोन। दैट इज व्हाई वो हाउस क्रिएट करते हैं। हाउस इज वन ऑफ द बैरियर्स। नंबर वन ये बात हुई थी। नंबर टू ये कहा था कि वो लोगों से डिस्टेंस रखने की कोशिश करते हैं। ये देखो, दोबारा मैं दिखा देता हूँ, ये देखते हैं जी, ये देखें, ये देखें, ऑल द डिस्टेंस व्हिच मेन क्रिएटेड अराउंड देमसेल्फ आर डिक्टेटेड बाय दिस फियर। देखा, ये चीज उसने की। I hope you understand that. Yeah. The passage is concerned with, अब यहां पर लफ्ज है कंसर्न, मेन कंसर्न क्या है, ठीक है, क्या हाउ पीपल कैन रीगेन ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ये उसका कंसर्न नहीं है। उसने कहीं रीगेन का लफ्ज कीवर्ड है, जिक्र ही नहीं किया। द measures people are advised to take against bulgars, no measures have been advised there actually, पूरे पैसेज में कहीं भी ये एडवाइस नहीं किया गया। द थ्री मेन टाइप्स ऑफ फियर बिल्कुल भी उसने डिस्क्राइब नहीं की, ठीक है। पीपल्स फियर ऑफ द अननोन एंड हाउ दे कैन ट्राई टू कोप इट। अब इसको पढ़ो, द मैसेज कंसर्न विद द पीपल्स फियर ऑफ द अननोन, पैसेज यही बात कर रहा है ना, फियर ऑफ अननोन की बात कर रहा है, और फिर कह रहा है हाउ दे ट्राई टू कोप इट, कैसे ट्राई करते हैं। नंबर वन, डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। नंबर टू, वो घर बनाते हैं। दीज आर टू थिंग्स दैट हैव बीन डिस्कस्ड, इसके अलावा कोई और बात नहीं की गई। तो पैसेज इज कंसर्न्ड विद दिस, यही दो बातें की है, पीपल का फियर और उसके ऊपर हाउ टू ब्रिंग वंस फियर इनटू द ओपन। ये बात तो हुई नहीं हुई, राइट जी।
तो ये था जी, ये पूरा उसका फॉर्मेट जो मैंने अब आपको दिखा दिया। तो लेट मी, अब हमारे पास टाइम है, मैं वोकैबुलरी के पोर्शन को पहले यहाँ पे आज कवर कर लेता हूँ, मेरा ख्याल उसी को बेहतर रहेगा। जस्ट होल्ड फॉर अ मोमेंट, एक सेकेंड। आई होप कि ये आपको नजर आ रहा होगा जी वोकैबुलरी के ऊपर, राइट। बहुत सी क्लासेस में वोकैबुलरी के मेरे लेक्चर्स हो चुके हैं, डिस्कस कर ली हुई हैं। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा। वोकैबुलरी इज ऑल अबाउट कि आपने मेमोराइज कैसे करना है और फिर अटेम्प्ट कैसे करना है, राइट। तो आई एम गोइंग टू सजेस्ट कि ये सारा काम, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ आपने ना, इनके ऊपर कोई लंबे चौड़े लेक्चर नहीं होते। ये सारी चीज़ें आपने कुछ सर्टन टेक्निक्स अगर आपको पता हो और उसके बाद आपने इसके ऊपर एक्सरसाइज करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है। तो मैं कुछ 2-3 टेक्निक्स आपको बताने लगा हूँ। दीज टेक्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे वर्क आई मीन इन मच बेटर वे। खास तौर पर ये आपके जहन में फॉर अ लॉन्ग टाइम, इफ नॉट लॉन्ग लास्टिंग बट फॉर लॉन्ग टाइम, ये आपके जहन में उसको प्रोग्राम करने के लिए, वर्ड्स को आपके जहन में कंडीशन करने के लिए बड़ी ज़रूरी है। बिकॉज देखो, एक है, मैंने अभी बताया कि सेंसलेस मेमोराइजेशन, जिसको आप क्रैमिंग कहते हो, पढ़ते हो, मीनिंग देखते हो, सेंटेंस लिखते हो, 2-4 दफा लिखते हो, जहन में बिठा लेते हो, आफ्टर शॉर्ट टाइम आप या भूल जाते हो, या उन वर्ड्स से मिलते जुलते, जैसे होमोनिम्स हैं या होमोफोन्स हैं, जैसे पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स आते हैं तो आप उनको मतलब उससे कंफ्यूज हो जाते हो। या ये होता है कि आफ्टर सम टाइम जब उसका किसी कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हो तो वो सही नहीं कर पाते। दिस इज बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ क्रैमिंग। ठीक है, क्रैमिंग किसी हद तक तो मदद करती है, लेकिन हर वक्त करती है। लेकिन you need to memorize the words in such a way that whenever you are in any situation to use those words, you can use them. Not only in the form of tests only, बट आपको इन कम्युनिकेशन में भी कहीं यूज करना पड़ता है। आप बुक रीडिंग कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे हो, उसमें हो तो एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए अपने जहन में बैठाने का। ये नहीं कि आ जाए तो हर 2-4 दिन के बाद आपको डर लगा रहा है कि मैं वर्ड्स भूल जाऊंगा तो क्या होगा, या छोटा सा टेस्ट ले तो फिर भूल जाए, कंफ्यूज हो जाए। तो देयर इज अ वे टू मेमोराइज दोस वर्ड्स। आई कॉल्ड सेंसिबल कंडीशनिंग ऑफ दोस वर्ड्स। तो यहाँ पर 3-4 मैं टेक्निक्स डिस्कस करूंगा। क्लास में मैंने बहुत सारे डिटेल में डिस्कस किए हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्लासेस मेरे साथ भी कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने भी लिए होंगे और दूसरे बैचेस भी होंगे, तो दूसरे टीचर्स ने भी वोकैबुलरी के पोर्शन को डिस्कस किया होगा, उन्होंने भी बहुत सी चीज़ें बताई होंगी। सबसे पहले देखो, एक तो ये है, जब आपके वर्ड्स जहन में उतारने हैं ना, तो पहले डिक्शनरी का पूरा कंसल्टेशन प्रोसेस किया करें। कैसे? स्टेप नंबर 1 ये होगा, जब आप डिक्शनरी में मीनिंग देखते हो ना, तो उसके pronunciation through phonetic symbols, that is very important. प्लीज जरूर इसको किया करें, इसको बिल्कुल इग्नोर ना किया करें। ये मामूली चीज नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट थिंग इट इज। When you understand the phonetic symbols and the pronunciation through that, number 1, एक तो आपके स्पेलिंग्स गलत नहीं होंगे, ठीक है, और कुछ सिमिलर स्पेलिंग्स जैसे वर्ड्स आते हैं उनमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। Then the second step is उसकी क्लास रूल। वर्ड इज a noun or verb or adjective or adverb, उसकी क्लास का पता होना जरूरी है। मेनी टाइम्स मैंने देखा स्टूडेंट्स वैसे ही कर रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है या ट्रांसलेशन है, उसके अंदर वर्ड्स यूज कर रहे हैं, नाउन को वर्ब और वर्ब को नाउन के तौर पर यूज कर रहे हैं, उनको डिफरेंस ही नहीं पता बेसिक नाउन और वर्ब। If you are a serious student, you must not check the meaning. I don't call checking to be consultation. मैं इस चेकिंग मीनिंग को चेक करने को डिक्शनरी कंसल्टेशन नहीं कहते, राइट। कंसल्टेशन इज अ कंप्लीट प्रोसेस, मींस यू हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग वर्ड का रूट कहाँ है, कहाँ से आया है, कहाँ यूज होता है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, इसके पैरेलल जो वर्ड्स यूज होते हैं, जो सिनोनिम्स हैं, जो एग्जैक्ट मीनिंग के साथ मैच करते हैं, वो कौन से हैं, सिनोनिम वेरिएंट्स कौन से हैं, वो दीस थिंग्स यू शुड नो। तो उसको फोनेटिक सिंबल से प्रोनाउंसिएशन को देखा, क्लियर किया, स्पेलिंग्स को देखा, उसके स्टेप नंबर 2 उसकी क्लास को देखा, देन उसके प्राइमरी मीनिंग को देखा, उसके बाद उसके सेंटेंस में यूजेज देखा, उसके बाद आप उसका
देखा कि क्या वो प्रीफिक्सेस हैं, उसके प्रीफिक्सेस के ऊपर भी देखो, राइट। कुछ वर्ड्स प्रीफिक्सेस से शुरू होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको वर्ड्स की पोलैरिटी, पॉजिटिव नेगेटिव कनोटेशन के बारे में पता चल जाता है, तो मैं आगे चल के बताऊंगा। सफिक्सेस से आपको वर्ड की क्लास पता चल जाती है। तो ये बाज़ का 2-3 ऑप्शन दिए तो एलिमिनेशन टेक्निक में बड़ी ये चीज़ काम आती है। यानी अगर आपको सारे वर्ड्स ही ना आते हो ना, तो आप कम से कम, अगर आपको ये फॉर्मूला, एक आइडिया है कि एक टिप ये है कि अगर एक ऊपर मेन वर्ड सिनोनिम्स या एंटोनिम्स में ऊपर एक नाउन है तो नीचे ऑप्शन नाउन में होना चाहिए। तो वो आपको कम से कम एलिमिनेशन टेक्निक ये है कि आप जो नाउन नहीं है उसको पहले निकाल दें, जो एडजेक्टिव है, वर्ब है, उसको निकाल दिया, जो ऑप्शन रह गया उनको रिड्यूस किया अप टू 2 ऑप्शंस, और उसमें फिर देखा, वर्ड को चेक किया उसके मीनिंग के हिसाब से या रूट वर्ड के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, डिक्शनरी कंसल्टेशन किया आपने। इसी तरह वो जो वर्ड है वो कॉन्टेक्स्ट में भी देखा करें। एक तो उधर सेंटेंसेस दिए गए उस कॉन्टेक्स्ट में देखे करें, उस वर्ड को कहीं पैराग्राफ्स में देखें कि कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज होगा, ताकि आपको उसकी कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो। इससे लेक्सिकल सेंसिबिलिटी ज्यादा बेहतर होती है। लेक्सिकल सेंसिबिलिटी का मतलब ये है ना कि आपको पता हो कौन सा वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज होगा। अच्छा, जब आप वो पूरी एक दफा कंसल्टेशन कर लेते हैं, लेट्स सपोज आपने 10 वर्ड उठा लिए, 5 वर्ड उठा लिए, 6 वर्ड उठा लिए, तो उनको अब जेन में बिठाना कैसे, जेन में बिठाना कैसे। तो पहली टेक्निक है स्केचिंग मेथड। ये मैं आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखा रहा हूँ, मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था ये, कि जो वर्ड्स के मीनिंग है ना उसके हिसाब से स्केचिंग कर लें। दिस इज बेस्ट वे, बिकॉज ह्यूमन माइंड सेंसेस द पिक्चर। ह्यूमन माइंड में या तो पिक्चर्स बैठती हैं, एसोसिएशंस बैठती हैं, तो आप पिक्चर्स के साथ एसोसिएट करके बैठे। इवन द एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स, एक तो वर्ड्स है ना जो ऑब्जेक्ट्स के साथ है, एक वर्ड्स है जो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स है, पिक्चर्स के साथ उनको दिमाग में बैठाएं, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी लगता है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन ये बड़ा जबरदस्त इफेक्टिव है, लॉन्ग लास्टिंग है, आपको वर्ड जेब में बैठ जाएगा। तो उसकी पिक्चर्स स्केचिंग की, एंड बेटर इट इज कि अगर आप जैसे हमारी जो बुक है पेनिसिलिन इंग्लिश रीड, अगर उस बुक को देखते हो तो उसमें पिक्चर्स के साथ आपको वर्ड्स दिए गए हैं, उनके एंटोनिम्स भी, सिनोनिम्स भी, लेकिन कम से कम प्राइमरी मीनिंग के मुताबिक उसका मीनिंग और स्केचिंग की गई, और आगे सेंटेंसेस भी दिए। दैट इज़ वेरी हेल्पफुल बुक, आप वो भी देख सकते हो। लेकिन अगर कोई नहीं दिए ऐसे बेशुमार वर्ड्स है जो आपको वहाँ से नहीं मिलेंगे, और आपको जीआरई की लिस्ट पे भी देखते हो वहाँ से पढ़ने पड़ेंगे, तो अब उनकी स्केचिंग पहले करो। स्केचिंग करके अब तरीकाकार क्या होगा, स्केच दोज वर्ड्स, और 2, 4, 6 जो भी है, मतलब एक खास हद तक, नॉट अप टू मैक्सिमम 12, इससे आगे नहीं। तो इनको आप इन द फॉर्म ऑफ नॉट सेंटेंसेस बट इन द फॉर्म ऑफ ए 2 लाइन और 3 लाइनर पैराग्राफ, एक काइंड ऑफ ए स्टोरी, उस पर लिखें। इससे आपकी कितनी एसोसिएशन बन जाएंगी। नंबर 1, एक तो आपके साथ स्टोरी इवेंट की एसोसिएशन बन गई। नंबर 2, वर्ड्स की आपस में ग्रुपिंग बन गई, एक एसोसिएशन बन गई। नंबर 3, उस स्टोरी के अंदर अगर आपके इमोशंस इन्वॉल्व हैं तो एक इमोशनल एसोसिएशन बन गई, राइट। और ये पूरा एक पैटर्न आपके ज़हन में बैठ गया वर्ड्स का, आपस में एसोसिएट होकर भी वर्ड्स बैठ गए, राइट। जैसे कि मैं अगर कुछ जुमला बोल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल, yesterday I was considering some of the options to go on to vacation, and I was looking for some I was considering some of the options for kya lo ke some of the options for my vacations, and an idea intrigued my mind that why should not I call upon my old friends along with their families to go together. And then the next day, when I was working on my desk, I started calling upon them, simultaneously working on my important task. मतलब एक जर्नल से मैंने आइडिया दिया। आप इस तरह से देखो, ये 3 वर्ड्स मैंने अभी एकदम आपके सामने यूज कर दिए। 3, 4, 5 वर्ड्स को आप जब मिला के एक सेंटेंस पे यूज करते हैं तो एक तो आपकी क्रिएटिव सेंसिबिलिटी भी ठीक होती है, आप माइंड आपका क्रिएटिव होता है, वर्ड्स का कंटेक्चुअल यूज आपको समझ आ जाता है, एसोसिएशंस के साथ आपके ज़हन में प्रोग्राम्ड हो जाते हैं। तो एक ही है, स्केचिंग करें, स्केचिंग करने के बाद मीनिंग के मुताबिक, मीनिंग के बाद उनको 2, 4, 5 वर्ड्स को इकट्ठा ग्रुप की शक्ल में 1 या 2 लाइन, 2, 3 लाइन, 4 लाइन्स की एक स्टोरी में लिखें, और फिर एक नहीं 2, 3 स्टोरीज लिखें, डिफरेंट किस्म की स्टोरीज लिखें, और उन स्टोरीज में इमोशंस इन्वॉल्व करें। कोई इंपॉर्टेंट इवेंट चाहे या तो पास्ट में हो गया है या कोई फ्यूचर का, उसको लेकर आएँ, तो वर्ड्स जो हैं वो आपके ज़हन में आपके बैठ जाएंगे, मेमोराइज हो जाएंगे।
सकते हो। सेकंड थिंग इज जब आप वर्ड्स पढ़ते हो तो गौर किया करो, कुछ वर्ड्स होते हैं जो प्रीफिक्सेस भी होते हैं, सफिक्सेस उनके होते हैं, उनके ऊपर गौर किया करो। इससे आपको कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड होगी कि एक वर्ड पॉजिटिव कनोटेशन में है, नेगेटिव कनोटेशन में, जैसे कि प्रीफिक्सेस से पता चलता है और उससे उसकी क्लास पता चलती है, रूट वर्ड का पता चलता है। वर्ड को समझ के आप अपने ज़हन में उतारते हैं, विच कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आप कॉन्शियसली वर्ड्स को पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो अटेम्प्ट करने में भी आपकी मदद करेगा, राइट। जैसे कि मैंने अभी ऑप्शन अभी बताया था कि लेट्स सपोज इफ इट इज अ नाउन, और तो इसका ऑप्शन नाउन की सूरत में होना चाहिए। तो अगर आपको ये पहचान है और अगर वर्ड्स के मीनिंग नहीं भी आ रहे हैं आपको, फर्ज करें नहीं भी आ रहे, तो एक कॉमन सेंस, एक लॉजिकल सेंस एक गेस बन जाएगा। एक तो ना आप इलॉजिकल गेस लगाते हो, एक लॉजिकल गेस लगाओ। जैसे ये सिक्योरेबल एडजेक्टिव है, ये नहीं होगा। कैपिटुलेट फॉर एग्जांपल ये वर्ब है, ये नहीं होगा। 45 इज आल्सो अ वर्ब, ये नहीं होगा। डिफेंस इज अ नाउन। So the guess you have that intellectually, if you do not know the meaning of all those words, right? आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। सो स्केचिंग के जरिए मेमोराइज करना, सेंटेंस पैराग्राफ लिख के, स्टोरीज लिख के, एसोसिएशंस के साथ, देन उसको कॉन्शियसली मेमोराइज कैसे करना, कि उसकी अगर सफिक्सेस है, प्रीफिक्सेस है, उनको देखना, वर्ड क्लास को देखना, उसके नेगेटिव पॉजिटिव कनोटेशन को देखना, और उसके बाद वो आपको अटेम्प्ट करना मिलेगा। द थर्ड इज, अच्छा ये ऑप्शंस मैंने कुछ दिए हैं, ये एक एग्जांपल दी है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जैसे कि ये प्रीफिक्सेस हैं, ये प्रीफिक्सेस जहां होंगे वो मोस्टली नेगेटिव कनोटेशन देंगे, नेगेटिव कनोटेशन देंगे। इम्पॉसिबल, इम्प्रोबेबल, इमैच्योर, इन है, इनकैपेबल, सो दीज आर वर्ड्स अच्छा नेगेटिव। 60-70 के करीब प्रीफिक्सेस हैं, 50-60 के करीब सफिक्सेस हैं। अगर आप ये इनके ऊपर नजर रखें तो इनके साथ वर्ड्स पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि उससे वर्ड क्लास डिटरमिन करना और इससे पॉजिटिव या नेगेटिव कनोटेशन करना आसान है। आई थिंक दैट वुड बी द न्यू थिंग फॉर यू टुडे। ये सफिक्सेस जिससे वर्ड की क्लास का पता चलता है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट आल्सो। अच्छा, सिमेंटिक मैपिंग एक ये भी तरीका है। अच्छा, वर्ड्स को याद करके ना कॉन्टेक्स्ट में यूज करना बहुत जरूरी है। जितनी रिपीटेटिवली याद करोगे, यूज करोगे, वो यूज करने का मतलब सिर्फ सेंटेंसेस या पैराग्राफ नहीं है। यूज से मुराद आप स्पीकिंग के अंदर भी यूज करें, तो यूज करें बार बार उसको, वरना वो आपकी मेमोरी में स्टे नहीं करेंगे, कुछ अरसे के बाद निकल जाएंगे। जब आप बार बार रिपीट करेंगे तब वो आपके ज़हन में बैठेंगे। दिस इज अनदर वे, सिमेंटिक मैपिंग। सिमेंटिक मैपिंग ये भी एक टेक्निक है। इसका मतलब ये है कि वर्ड जब आप लिखते हो, फॉर एग्जांपल ये वर्ड प्रोसेस लिखा है, तो पहले तो इसके साथ ये उसकी क्लास जरूर लिखो, ये अंडरस्टैंडिंग आपको देगी। नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, और अगर बाज़ वर्ड्स हैं वो नाउन भी है, सेम टाइम वर्ब भी है, नाउन भी है, तो दोनों मीनिंग्स जो हैं वो नीचे इसके यहाँ लिखें। और जो उसके प्राइमरी मीनिंग से जो मैच करते हैं सिनोनिम्स, दे शुड बी है, एक है, दो हैं, आप यहाँ पर लिखोगे, और जो सिनोनिम वेरिएंट है वो यहाँ पर नीचे इस जगह पर। अब ये तरीका क्यों है? क्योंकि एक वर्ड के साथ मिलते जुलते जितने वर्ड्स हैं, both in terms of using in the same context, and the one which are not used in that context but they are used as synonyms, may be in a different context. आपको कम से कम उनकी लेक्सिकल अंडरस्टैंडिंग, ये सेंसिबिलिटी आपके अंदर होगी कि कौन सा वर्ड एग्जैक्टिट्यूड के साथ या एग्जैक्टली उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, और कौन सा उसका सिनोनिम तो है, मीनिंग तो दे रहा है, मगर कॉन्टेक्स्ट उसका डिफरेंट है। वो अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। ठीक है जी। सिमिलरली यहाँ पर एक या दो एंटोनिम्स लिखें, और यहाँ पर एंटोनिम वेरिएंट्स, यानी ऊपर आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, और नीचे सिनोनिम वेरिएंट और एंटोनिम, जो एंटोनिम वेरिएंट है उसको लिख लें, एंड देन अगेन अप्लाई द सेम रूल। इन सारों को कलेक्टिवली, जैसे मैंने क्लास में एग्जांपल दी थी, आप बहुत से स्टूडेंट्स को याद होगी, ट्राई, एंडेवर, स्ट्राइव, एफर्ट, अटेम्प्ट, स्ट्रगल, इन सारों को यूज करके मैंने एक पैराग्राफ पे लिखवाया था, जिससे मैंने कहा था कि यू नाउ आर इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि ट्राई, एफर्ट, बज़ाहिर तो इन सब का मतलब कोशिश है, लेकिन स्ट्रगल किस किस्म की कोशिश के लिए हम कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे, एंडेवर किस किस्म के कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे, स्ट्राइव को किस, जो कंटेक्चुअल वेरिएशंस हैं वो मैंने समझाई थी उस क्लास के अंदर। अभी तो मैं रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन स्टूडेंट्स को सबको आपको याद होगी, आई होप, बल्कि आई बिलीव दैट यू शुड। तो इस तरीके से आपको उसकी कंटेक्चुअल
जो यूजेज है विद वेरिएशंस वो समझ आ जाएगी आपने लिखने की कोशिश की। ये भी एक बेस्ट तरीका है फॉर अ लॉन्ग टाइम अपने ज़हन में प्रॉपरली वर्ड को कंडीशन करने का, अपने ज़हन में मेमोराइज करने का। और ये तरीके हैं याद करने के लिए। तो एंटोनिम सिनोनिम्स यानी तो मैं इसी के ऊपर बात करूं, एनालॉजीज के ऊपर मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूं कि वो एनालॉजीज को कैसे अटेम्प्ट करना है, वो 3 तरीके मैंने बताए थे। अच्छा, इसमें जो आखिरी पोर्शन को देखो, वर्ड पैरामिड्स। तो एक याद करने का तरीका है कि पैरामिड्स यानी प्रीफिक्सेस के हिसाब से या सफिक्सेस के हिसाब से एक पूरा एक पैरामिड बना दिया। पैरामिड का मतलब ये है कि जैसे अब ये COM है, प्रीफिक्स है, तो इस प्रीफिक्स से मैच करते हुए जितने भी वर्ड्स निकलते हैं, यहाँ पर 4 वर्ड्स हैं मैंने आपके सामने रखे। इसी तरह वेन सफिक्स है तो सफिक्स से मिलते हुए जो जितने वर्ड्स आ रहे हैं, तो 5, 4, 6, 8, 10 जो भी वर्ड्स एक ले लें जिनको आसानी से आप एक दफ़ा पढ़ के और एक कोहेसिव स्टोरी के अंदर क्रिएट कर सकें। दिस इज द वे जिससे आप सही मानों में लेक्सिकल सेंसिबिलिटी, लेक्सिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ वर्ड्स को अपने ज़हन में बिठा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तरीका है जी वोकैबुलरी को याद करने का। तो हमारे पास मतलब टाइम तो नहीं रहा, कल की क्लास में हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का जो थोड़ा सा पोर्शन डिस्कस करके हम आगे ग्रामर शुरू करेंगे। एंड आई होप कि कल की क्लास में ही मैं ग्रामर को कंप्लीट कर जाऊंगा, एक उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा और उसके मुताबिक फिर आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वोकैबुलरी कैसे आएगी, वोकैबुलरी याद कैसे करनी है, और बाकी जनरल चीज़ों का भी आइडिया हो गया। कल हम रीडिंग के पोर्शन को थोड़ा सा कर लेंगे और ग्रामर के सारे पोर्शन को कर लेंगे। उसके मैं सैम्पल्स के साथ क्वेश्चन अटैम्प्ट करके दिखाऊंगा, सारे रूल्स बताऊंगा, जितने भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पैरालिज्म, मॉडिफायर, प्रोनाउन रेफरेंस एरर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या हैं, क्लॉज क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में सिखा दूंगा विद ऑल द सैम्पल्स या एग्जाम्पल्स सॉल्व। उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा एंड देन यू वर्क फॉर दैट इंशाल्लाह। आई होप कि ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी अगर आप मेहनत करेंगे, फोकस करेंगे। बस एक चीज़ याद रखनी है कि ये कॉन्शियस एफर्ट है, MPT को स्ट्रेस में आके नहीं करना, इसको समझ के करना है, तवज्जो से करना है, सवाल को बड़े गौर से, अपने नर्व्स को कंट्रोल रख के। 1 मिनट इज़ मोर देन सफिशिएंट अगर आपके नर्व्स कंट्रोल में हैं। अगर आपके नर्व्स कंट्रोल में नहीं, आप पैनिक हैं, आप एंग्जाइटी का शिकार हैं, तो फिर आपके वो 1 की जगह 10 मिनट भी दे देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ये सेंसेस आपके कंट्रोल में हैं, सवाल को गौर से पढ़ते हैं, आराम से जवाब देंगे, ये MPT क्लियर करना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो मुश्किल वाकई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इस पर कोई हाई लेवल का टेस्ट नहीं हो रहा, सिर्फ जनरल अंडरस्टैंडिंग देखी जा रही है कि स्टूडेंट क्या इतना काबिल है कि वो कंपेटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी करे, क्योंकि तैयारी तो उसके बाद शुरू होनी है ना, तैयारी तो उसके बाद शुरू होनी है। सिर्फ ये है कि स्टूडेंट्स जब बगैर प्रिपेयर हुए, बगैर समझे इन टेस्ट में अपीयर हो जाते हैं और अपना वक्त ज़ाया करते हैं और बहुत सी चीज़ों को, रिसोर्सेज को भी ज़ाया करते हैं, तो वाई नॉट इट इज़ टू फिल्टर देम के कौन से स्टूडेंट्स हैं जो सीरियस है, जिनका पता चले कि ये सीरियस हैं और अगर ये तैयारी करें दे कैन प्रिपेयर वेल। बट इससे ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि यू आर वेल प्रिपेयर्ड, इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि यू आर इन ए पोजिशन टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम्स, जिसपे जो क्वेश्चन अगर आप इस बेसिक लेवल पर भी कर लेते हैं, कम से कम आप प्रेजेंस ऑफ माइंड है, कॉन्शियस है, आपको पता है कि आप क्या करने जा रहे हो, किस किस्म का टेस्ट देने जा रहे हो, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह चलें नेक्स्ट क्लास कल होगी, कल इसमें फिर बाकी चीज़ों को कवर करेंगे जी। मेरे कोऑर्डिनेटर क्या था नाम, जुनेर, सॉरी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो हेलो। नेक्स्ट सेकंड, आई होप। अच्छा जी, ठीक है, मेरा ख्याल आप मुझे सुन रहे हैं जी। जी सर, मैं सुन रहा हूँ आपको। ओके ओके, मैं ऑफ कर दूँ, ठीक। Okay. थैंक यू वेरी मच, सी यू इंशाल्लाह टुमारो। अल्लाह हाफिज़।